गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, ये कोड है, पहले एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने एक्सप्रेस स्टार्ट किया था जस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है पहला कि एक्सप्रेस क्या था, किस लिए था, कैसे इंस्टॉल किया, कैसे हमने कोड लिखा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। सर एक डाउट है सर, इसमें ना जो हम जैसे कोई भी एफएस वगैरह रिक्वायर करते हैं तो उसको सीधा ही चीजें यूज कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो ऐप इक्वल को एक्सप्रेस किया है, इससे क्या हुआ ये चीज नहीं समझ। ठीक है, देखते हैं, देखो इसे देखते हैं कि क्या हो रहा है इस साइड से। देखो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप यहाँ जाके लिखो console.log, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेस। तो ये जब तुम इसे देखोगे तो ये फंक्शन है असल में एक्सप्रेस नाम का, कॉल भी वैसे हुआ है ना। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेस से फंक्शन दिख जाएगा। अब जब हम ऐप को देखेंगे तो ऐप भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। तो ऐप भी क्या एक फंक्शन ही है। तो देखो यहाँ से हमने उस फंक्शन कॉल लगाया, टाइप ऑफ ऐप लिखते हैं, यहाँ डालते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पहुंचते हैं टर्मिनल पे और यहाँ से हम पहुंच जाते हैं भाई, शॉपिंग वाला नाम दिया था हम लोगों ने इसका, और यहाँ नोडमॉन app.js कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसे चलाते हैं, हम ध्यान देना, तो टाइप ऑफ एक्सप्रेस क्या है, फंक्शन है, और टाइप ऑफ ऐप भी क्या फंक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल आउट करते हैं चीजों को। देखो, ठीक है जी। यार नोड खत्म नहीं हुआ यार, नोड ही चल रहा है, ठीक है। अब एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ नोड को यूज करोगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट नोड तो किसी भी काम का नहीं है। इसे बिल्कुल ऐसा समझ के चलना कि अगर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके पहले बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं, वो हमने सीखे, अब उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसी फ्रेमवर्क के साथ। तो ये ना बोलेंगे नोड खत्म, मैं बोलूंगा नोड शुरू, ठीक है। क्योंकि बस अब एक्सप्रेस के साथ चलेगा सब कुछ। अगर आप ध्यान दो तो रिक्वायर कहाँ से सीखा था आपने, नोड से, ठीक है ना। तो सर्वर बनाना भी नोड से सीखा था, बस अब इसका शॉर्ट हैंड कोड सामने आ गया। आई होप मनीष समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होने वाली है। मतलब वैसा वाला काम खत्म, बच्चों की तरह हम पढ़ रहे थे ना, एफएस का रीड फाइल, राइट फाइल, एक एक मेथड्स पढ़ रहे थे, उसका कोई यूसेज नहीं दिख रहा था। यूसेज वाली प्रोस्पेक्ट में आ गया, हर चीज का यूसेज दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तभी मैंने शॉपिंग लेके चला कि अब हम एप्लीकेशन बनाने लायक हो गए कि एप्लीकेशन बनाएंगे। अब कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी नोड के अंदर, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि यार हम इसे क्लस्टर इन्वायरमेंट पे चलाते हैं। क्लस्टर, अगर मैं क्लस्टर अलग से पढ़ाऊँ नोड में जाकर तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्लस्टर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक सर्वर नहीं बनेंगे, जब तक एप्लीकेशन बड़ी नहीं होगी, तब हमें समझ आया हाँ क्लस्टर से क्या फायदा हो सकता है। तो ऐसी चीजें सामने आएंगे बड़े लेवल की। तो जो एपीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल सकते थे वो मैंने सिखा दिए, अब जो डिपेंडेंट है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलो जी वापस आते हैं। सो द पॉइंट इज क्या, यहाँ पर हमारे पास देखो फंक्शन आएंगे। अभी कैसे हुआ है मैं इसके बारे में थोड़ा साइंस समझा रहा हूँ आपको। तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा है, देखो कोई फंक्शन एक्सप्रेस नाम की चीज बनाई गई है। ये जो फंक्शन एक्सप्रेस है ये असल में रिटर्न कर रहा है फंक्शन ऐप। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि वो अंदर से क्या रिटर्न कर रहा है, हमें ऐप रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप इस थॉट को ऐसे ले लो कि ऐप में, इसे भी मैं थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूँ यार आप लोगों के लिए, वैर ऐप इक्वल्स टू फंक्शन, ऐसा हो रहा है कुछ, ठीक है, जैसा हम करते थे। और यहाँ से हो रहा है रिटर्न ऐप। अब जब ऐप बनाया गया ना फंक्शन, तो ऐप के साथ ऐप डॉट यूज भी बनाया गया एक और फंक्शन, ठीक है। और ऐप डॉट जो यूज है ना, वो खुद आर्गुमेंट में फंक्शन ही लेता है, ध्यान देना, वो खुद आर्गुमेंट में क्या लेता है, फंक्शन लेता है। तो इस बात को करेक्ट करते हैं हम सारी चीजों पर। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि फंक्शन एक्सप्रेस है हमारे पास, वो बदले में हमें क्या देता है, रिटर्न ऐप देता है। ऐप जो फंक्शन है उसके अंदर यूज नाम का भी फंक्शन ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं ऐप डॉट यूज इक्वल्स टू फंक्शन। तो हम इस फंक्शन को भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये खुद इटसेल्फ क्या लेता है, फंक्शन लेता है। अब इस बात को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये ऐसा मॉडल है जो शायद हमने आज तक कभी देखा ही ना हो। ऐसा मॉडल है सामने जो है। तो हम समझते हैं इस बात को, हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास ऐप है और साथ में हमारे पास एक्सप्रेस है, ठीक है।
तो एक हमारे पास ऐप है, एक अपने पास एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस तो हमारे पास कहाँ से आया, रिक्वायर करके, जिसे हमें समझ आया कि ये तो एक फंक्शन है, यानी कि ये अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है जी, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेस नाम का जो फंक्शन है, ये हमें जो रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये जो हमें रिटर्न कर रहा है, ये इटसेल्फ एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, जिसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऐप। तो ऐप के लिए एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में, और ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तब समझ आएगी। तो ऐप को समझना है कि ऐप असल में एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे हिसाब से सारे लोग और समझते हो एप्लीकेशन, शॉपिंग इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो शॉपिंग हमारी एप्लीकेशन, तो बड़ी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन। सो इट इज रिटर्निंग व्हाट, इट इज रिटर्निंग अ फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन, अगर ध्यान से देखा जाए, ऐप कैसे बना, इक्वल टू एक्सप्रेस करके। तो आप सोचो ना, जब तुमने एक्सप्रेस को कॉल लगाया, तो एक्सप्रेस के जो फीचर थे वो तुम्हारी एप्लीकेशन में आ गए, ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल लगाया। ये कॉल लगाकर इसने अपने रिजल्ट्स को हमारे पास रिटर्न कर दिया, और हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, वेयर ऐप हो गया। तो ऐप इटसेल्फ एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है, इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत कम है, क्योंकि ये कुछ खास फीचर नहीं लेकर आ पाता अपने पास। ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो हम इसके साथ साथ एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिडलवेयर्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मिडलवेयर्स। हम उन मिडलवेयर्स को लगाते जाते हैं, और इस ऐप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं मिडलवेयर्स। तो मिडलवेयर्स क्या है? मिडलवेयर्स अपने आप में कुछ फंक्शनैलिटीज है बनी बनाई। ठीक है, हम उसे अटैच करेंगे किसके अंदर, अपनी ऐप के अंदर, और ऐप क्या होगी, मेच्योर होती जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे फीचर आ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ, कोई आपसे पूछता है हाउ टू ऐड मिडलवेयर, मिडलवेयर ऐड कैसे करते हो, तो हम बोलते हैं हाउ टू ऐड मिडलवेयर। तो मिडलवेयर ऐड करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड ऐप डॉट यूज, और इसके ब्रैकेट में किसका नाम, मिडलवेयर का नाम। ठीक है, एमवेयर लिख रहा हूं मैं इसे। तो एमवेयर इज व्हाट, इट्स अ फंक्शन इटसेल्फ। बात समझ में आई है सबको? तो अगर आप ध्यान से देखो इस कोड में, तो जब मैंने यहां जाकर लिखा ऐप डॉट यूज, तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, फंक्शन। और अगर हम इसको भी कोड से कनेक्ट करें, तो हमें दिखेगा कि एक्सप्रेस नाम के फंक्शन को कॉल लगा के ऐप नाम का फंक्शन मिलता है। ऐप के अंदर फीचर डालने के लिए हम यूज करते हैं, और यूज के अंदर ध्यान से देखा तो स्टैटिक नाम का एक फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और उसके अंदर एक फंक्शन अपने पास आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ जाते हैं, तो अगर हम यहां जाकर इधर मैं ऐसा लिखता हूं, कॉन्स्ट ई इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और पब्लिक, ये मैंने लिखा। तो अगर मैं यहां से जाकर ई पास कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है, और यहां लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग ई, एंड साथ में लिख देते हैं टाइप टाइप ऑफ ई। ठीक है, ऐसा है। तो इसका मतलब हम किसको पिक कर रहे हैं, मिडलवेयर को पिक कर रहे हैं। यहाँ पर से यहाँ जाते हैं, वापस पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, हम यहाँ से फिर से चलाते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, अगर हमने ये देखा कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हमें समझ आया ये भी क्या है, एक फंक्शन ही है। इसका मतलब मिडलवेयर भी क्या है, फंक्शन ही है। अब मेरे वाले कोड पे जाके देखो तो आपको समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कि एक्सप्रेस इज अ फंक्शन विच रिटर्न अ फंक्शन, यूज के अंदर मिडलवेयर इज अ फंक्शन। तो इसका मतलब सब चीजें क्या बनाई इन्होंने, फंक्शन। क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे ध्यान दिया, जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। नाउ द पॉइंटर इज कि अगर ये सब कुछ फंक्शन है, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जो हम यहाँ कोड कर रहे हैं, इसमें हमें नजर आया कि ऐप डॉट यूज इक्वल्स टू फंक्शन FN। इसका मतलब हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, FN इज रिप्रेजेंटिंग अ मिडलवेयर। अब ये जो फंक्शन है, ये ऐप में जाकर जुड़ जाता है, ध्यान देना, ये ऐप में जाकर जुड़ जाता है। हाउ इट इज, ये जुड़ता कैसे? तो दे हैव क्रिएटेड समथिंग इंटरनली, मिडलवेयर्स का एक एरे बना के बैठे हैं। तो मिडलवेयर्स का एरे का मतलब है इसके अंदर कोई मिडलवेयर नहीं है। और जैसे आप ये करते हो ना ऐप डॉट यूज, तो वो क्या करते हैं, वो मिडलवेयर्स के इस एरे में, तो मिडलवेयर के इस एरे में पुश कर देते हैं जो भी आपने मिडलवेयर डाला है। समझ रहे हो? इससे क्या होता है, जो हमारा ऐप है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ऐप के पास क्या आता है, मिडलवेयर आया था। तो अगर हम यहाँ जाके देखना शुरू करें इस तरीके से कि व्हेन आई एम राइटिंग दिस लाइन एक्सप्रेस ब्रैकेट और वेयर ऐप, तो ध्यान देना यहाँ पर ऐप बन गया मेरे पास। तो अगर हम ऐप को खोल के देखें, तो ऐप इज अ फंक्शन।
व्हेन आई एम सेइंग app.use, जब मैं लिखता हूँ app.use और app.use में जाकर व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग सम फंक्शन, तो मैं इसके अंदर मान लो एक फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ लाइक दिस, एंड आई एम सेइंग console.log, उसका नाम कर देता हूँ फर्स्ट, सपोज ये फर्स्ट मिडलवेयर है, सपोज ऐसा मैंने लिख दिया इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसके अंदर जाएं, ये जो हमारे पास मिडलवेयर यहाँ पर पड़ा है, इसको भी देखने के लिए काम करते हैं यार, क्योंकि जब मैं app.use कर रहा हूँ आप देख नहीं पाओगे इसे, तो देखने के लिए ऐसा कर लो, इस मिडलवेयर को मीनवाइल, है ना, समझना है हमें, तो सिर्फ इस मिडलवेयर को मीनवाइल इससे बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर बाहर रख देते ताकि हम इसे देख पाए इजीली। तो अब मैं जब जाकर बुलाता हूँ सबसे पहले इसको, फिर बुलाता हूँ app.use को, तो मैं आपको सिर्फ मिडलवेयर दिखाना चाहता हूँ, तो आपको नजर आएगा मिडलवेयर में एक फंक्शन ऐड हो गया। अब मैं फिर से जब दूसरा मिडलवेयर डालूंगा तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे फिर से, तो मिडलवेयर में फिर एक और फंक्शन ऐड हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, देखो मिडलवेयर ना इम्प्रोवाइज हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे क्या होना, इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो हमारी ऐप है उसके अंदर फीचर ऐड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड app.use। आई होप सबको मेरी बात में समझ में आई है कि भाई जब आप लिख रहे हो app.use, यू आर एक्चुअली यूजिंग व्हाट, यू आर यूजिंग अ मिडलवेयर, ठीक है, एंड मिडलवेयर इज एट द एंड इट्स अ फंक्शन, सो दैट मिडलवेयर इज अ फंक्शन, दैट फंक्शन वी आर यूजिंग इट। तो मेरी ऐप के पास ज्यादा फीचर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी विदित, समझ में आई बात है जो क्वेश्चन पूछा है? किसी और का भी क्वेश्चन हो इससे सिमिलर तो पूछे। एक्सप्रेस इज ऑल अबाउट द मिडलवेयर्स, एक्सप्रेस में मिडलवेयर्स जो हम इंजेक्ट करते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, कोई डाउट किसी का इसके अंदर? और आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं जो भी, तो सर वो मतलब मिडलवेयर में पहले से प्रेजेंट होगी या हम पुश कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने बताया अभी? ये देखो, ये तो मैंने इंटरनल आर्किटेक्चर खींचा है ना, ये तो मैंने अंदर की बात समझाई कि अंदर क्या लिखा गया है, ठीक है ना। ये तो हम ऊपर से तो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं ना app.use, हमें थोड़ी पता है कि मिडलवेयर है। ये तो मैंने इंटरनली देखा हुआ कोड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दे हैव यूज्ड अ मिडलवेयर, और मिडलवेयर इज लाइक एन एरे, उसके अंदर वो सारी फंक्शनलिटी भर देते हैं। वो फंक्शनलिटी भर दी उन लोगों ने, तो उसको क्या करते हैं, उसको जाकर ट्राइवर्स कर देते हैं फंक्शनलिटी को चलाने के लिए। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो फीचरलेस है। तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हो, इस थॉट को जरा ध्यान देना, इस थॉट को आप ऐसे लेके जाओ कि जब आपने ऐप बनाया ना, तो आप ऐप को समझो इट इज लाइक अ किड, वो किड की तरह, उसके पास कोई फीचर नहीं है। अब वो जाके स्कूल नाम के मिडलवेयर में जाता है और स्कूल से कुछ लर्निंग्स लेता है, तो वो लर्निंग्स उसके पास आ जाती है। तो समझना, व्हेन वी आर यूजिंग app.use, इट मींस वी आर यूजिंग e, सो इट इज लाइक किड इज यूजिंग अ स्कूल, व्हेन इट इज यूजिंग अ स्कूल, सो इट हैज अ फीचर ऑफ दिस। तो ये अपने आप में एक मिडलवेयर कहलाएगा इसके लिए। When kid go to the college, जब वो कॉलेज जाता है तो इट इज यूजिंग अ कॉलेज, तो कॉलेज के फीचर भी इसके पास आने शुरू हो जाते हैं। When it is go to some company, तो उसके पास उस कंपनी के फीचर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता जा रहा है, हम बाहर की थर्ड पार्टी चीजों को यूज करते जा रहे हैं, और अपने इस ऐप को अगर ध्यान से देखा, ये जो ऐप है ये क्या होता जा रहा है, ये मैच्योर होता जा रहा है, इसमें फीचर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरू में जब ये ऐप ऐसा था, तो हम बोल सकते हैं दिस ऐप इज लाइट वेट। ये ऐप कैसा है, लाइट वेट है, कि उसके पास कोई फीचर नहीं है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता गया तो क्या होता गया, हैवी वेट। हैवी वेट मतलब उसका फीचर्स बढ़ते गए बहुत सारे, और एक्सप्रेस को इसी स्टाइल में बनाया गया। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है, जैसे हो सकता है ना कि कोई बंदा स्कूल जाकर सीधा कंपनी में चला जाए, स्कूल जाए कंपनी में चला जाए, हो सकता है ना उसके उसके डैड की कोई कंपनी हो, और सीधे स्कूलिंग के बाद सीधा कंपनी ज्वाइन कर ले। सो इट मींस इट इज मोर लाइक कि जब हम एक्सप्रेस में कोई एप्लीकेशन आ रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि हम सारे मिडलवेयर यूज करें, हमें नीड बेसिस पे हम उन मिडलवेयर्स को लेकर आएंगे। So app.use is basically using the middlewares, and middlewares are nothing, it is predefined functions, and that functions has some predefined features जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें हमने सिर्फ एक फीचर पढ़ा है, express.static। This middleware is used to, इस middleware का क्या फायदा देखा, it is used to serve static file। तो अगर आपको static file serve करनी है, so you are using this thing, make sense? बोलो जी, क्लियर हुआ अनमोल? यस। तो अगर आप देखो ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में ऐसे चलता है, जब आप किसी और प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स से जावा में कर रहे हो, तो जावा में आपको क्या मिलती है, थर्ड पार्टी जार मिलती है, आप उन जार को लगाते जाते हो, और जार लगाकर आप एप्लीकेशन ग्रो कर देते हो। यहाँ जार की जगह यहाँ पर क्या फीचर मिल रहा है, मिडलवेयर्स का, हम उन मिडलवेयर्स को लगाते जा रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी। ठीक है, चलो जी, हमें मिडलवेयर का कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया कि हाँ एक मिडलवेयर हमें मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंटर्स भी हम लिख लेते हैं अपने पास ना, जिससे हमें समझ में आए चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार खोल लेता हूँ। So we are talking about the thing called
कि हमने एक्सप्रेस पढ़ क्यों लिया है, हमने एक्सप्रेस क्यों पढ़ा। तो सबसे पहला आंसर है हमारे पास, नो नीड टू राइट सर्वर कोड, है ना, हम सर्वर कोड नहीं लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, मतलब सर्वर कोड हमने लिख रहे हैं, अपना ओन सर्वर लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ नो नीड टू राइट ओन सर्वर, ऑल फंक्शंस एंड यूटिलिटीज, फंक्शंस और यूटिलिटीज आर प्रीडिफाइंड, ये सब हमें प्रीडिफाइंड मिल रही है, इन्हें हम यूज करें, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, वी फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक। तो हम किस पे फोकस कर पाएंगे, बिजनेस लॉजिक पे। दैट्स व्हाई हम प्योर नोड में चीज नहीं बनाएंगे, समझना आप। अगर हम प्योर नोड में बनाएंगे तो हमारा फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। और जो भी सर्वर के टास्क थे, इट मींस अगर हम बात करें सर्वर के जो टास्क हैं, जो हमें क्या मिलने चाहिए, अब प्री बिल्ड मिलने चाहिए। प्री बिल्ड का मतलब क्या है हमारे पास, कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसा सर्वर होना चाहिए इनफाइनाइट, जो कि है, ठीक है। स्टैटिक फाइल को सर्व करने वाला होना चाहिए, वो है, कर रहा है ना स्टैटिक फाइल, कैसे कर रहा है, तो आपने लिखा है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, दैट्स इट, इतना करके उसने स्टैटिक फाइल को सर्व कर दिया, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। साथ में वो राउटिंग करता हो, लेकिन राउटिंग हम इस बार कैसे चाहते हैं, हम चाहते हैं मॉड्यूलर, ये हम देखेंगे कैसे होगी। तो पहले हम नहीं कर पाते थे मॉड्यूलर, एक ही जगह सबको लिखते थे। और ऑब्वियस बात है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब एचटीटीपी मेथड्स हैं, इन सबको सपोर्ट करता हूँ। सेशन हैंडलिंग को सपोर्ट करता हूँ, ये हमें नहीं करनी पड़े, ठीक है। साथ में रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन करता हूँ। रीडायरेक्शन का मतलब है कि भाई मैं जैसे गया किसी पेज पे, उसके बाद मैंने उसे रीडायरेक्ट कर दिया किसी नए पेज पे, और साथ में उसकी इंटीग्रेशन हो जाती हो, इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी थिंग्स। तो थर्ड पार्टी चीजों के साथ वो आसानी से इंटीग्रेट होता है। ये सारी वजह है हमें एक्सप्रेस पे लिख देना, सबको डाइजेस्ट होने के बाद। और एक्सप्रेस के अलावा ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें कि ऑल्टरनेटिव्स है कुछ एक्सप्रेस के अलावा, तो यस ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, ठीक है। वो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है देखें हम, तो ऑल्टरनेटिव्स में है कोआ। तो अगर हम एक्सप्रेस की जगह कुछ और देखते हैं तो हम कोआ यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सेल.js, अगेन ये सब भी क्या है, ये फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। ऐसी है एडोनिस.js, ऐसे बहुत सारी जेएस बनी हुई है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे है। बट अगर जब बात करते हैं एक्सप्रेस की, तो वो कुछ ऐसा है, वो बिगिनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाता है, ये इसका फायदा है। इसका मतलब आप सब बिगिनर हो तो बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पे इजीली जा सकते हैं। कोआ एक्सप्रेस के ऊपर लिखा हुआ फ्रेमवर्क है, जिसको एक्सप्रेस आता है वही कोआ पे काम कर सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है, आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आई है, ठीक है। और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना हम लोगों ने सीख लिया है कि हाउ टू इंस्टॉल एन एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल से हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात डाइजेस्ट हुई हो। और अगर आप ये भी देखना चाहते हो एक्सप्रेस इंटरनली कैसे लिखा गया, क्योंकि वो तो नोड पे लिखा गया, तो आप वो भी देख सकते हो, उसके लिए भी लाइब्रेरीज है। तो आप यहाँ जाकर सर्च कर लो, गिटहब पे पहुंच जाओ और गिटहब पे जाकर सर्च कराओ एक्सप्रेस, ठीक है। ये आ जाएगा देखो एक्सप्रेस, यस। तो उनका पूरा सोर्स कोड इन्होंने डाल रखा है एक्सप्रेस के अंदर, तो आप यहाँ जाकर इसका पूरा सोर्स कोड पढ़कर आ सकते हो कि इंटरनली कैसे कैसे लिखा गया एक्सप्रेस। तो यहाँ दिख जाएगा आपको express.js, जो हमने देखी थी अभी। तो अगर आप इस पे जाओगे तो उन्होंने क्या क्या लिखा है ये दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, अच्छा ये जो लिखा गया, ये तो वही सब चीजें याद है, इवेंट एमिटर का फंडा सिखाया गया था आप लोगों को। तो आपको नजर आएगा ये तो module.export, ये सब चीज हमने पढ़ी थी, ये सब कुछ इन्होंने वही यूज कर लिया है अल्टीमेटली। तो प्योरली नोड में लिखा है इसका, तो ये हमारी लाइफ आसान करेगा, हमें नोड लेवल पे जाके नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हम नोड यूज कर रहे होंगे, इट्स अ रैपर ऑन टॉप ऑफ नोड। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आ गई। तो अब बात करते हैं भाई हम अपने एक्सप्रेस पे आगे शुरुआत करते हैं, एक्सप्रेस को और आगे लेके जाते हैं। तो हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लिया कि एक्सप्रेस काम कैसे कर रहा है। अब जब हम एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो हम इस एक्सप्रेस में कुछ कुछ चीजें लगाकर देखते हैं थर्ड पार्टी के नाम पे, तो हमें और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि जब हम इस एक्सप्रेस को चलाते हैं, सो वी वांट टू फिगर आउट कि भाई कितना टाइम लगा रहा है एक्सप्रेस चलने में, ये हमें फिगर आउट करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं क्योंकि ये तो कोई करता नहीं है, जो मैंने यहाँ लिखा है app.use, ये वाला तरीका तो सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों के लिए, सब कमेंट आउट कर रहा हूँ
आप घर पे से खोल के देखते रहना। मैं फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ app.use express.static and then public। ये हमने एक मिडलवेयर लगा रखा है, ठीक है। अब मुझे कोई और मिडलवेयर चाहिए इसके साथ। सपोज आई वांट टू फिगर आउट कि भाई रिक्वेस्ट गई है सक्सेसफुली, रिस्पांस आया सक्सेसफुली, आई वांट टू लॉग दिस। ध्यान देना मैं क्या करना चाहता हूँ, लॉग करना चाहता हूँ। लॉग करने का मतलब है आई वांट टू राइट इट ऑन अ कंसोल कि भाई रिक्वेस्ट कितने टाइम पे गई थी, कितने टाइम पे वापस आया था, रिस्पांस कितना टाइम लगा था। तो इसके लिए इन्होंने एक मॉड्यूल लिखा है। तो आप यहाँ जाओगे सारे मॉड्यूल्स को देखने के लिए npm JS पे। ये बात है कि हम एक मिडलवेयर लगा रहे हैं। तो आप npm JS पे जाओ, npm JS पे जाकर यहाँ सर्च करो आप। यहाँ हम एक वर्ड सर्च करते हैं मॉर्गन। तो देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड मॉर्गन। तो इस पे लाइन पढ़ो जरा, सबसे पहले लाइन क्या लिखी है, HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर फॉर Node.js। तो बिल्कुल इंग्लिश समझना, HTTP रिक्वेस्ट यानी कि HTTP पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको लॉग कर रहा है। लॉग करने का मतलब होता है भाई उन्हें लिख रहा है कि कितने बजे कौन सी रिक्वेस्ट आई थी। इसका फायदा क्या है, अगर मान लो कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि आपके सर्वर पे हिट नहीं जा रही, तो आप सबसे पहले क्या करो, मॉर्गन के लॉग चेक कर लो कि रिक्वेस्ट आ भी रही है सर्वर पे या नहीं आ रही है। तो पता चले नेटवर्क की प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, ये कौन आंसर देगा हमें, मॉर्गन। तो आप मॉर्गन पे जाओ जैसे। तो ये रिक्वेस्ट लॉगर है, सिर्फ ये रिक्वेस्ट को लॉग करेगा। तो हमें समझ आ गया, ठीक है जी। और डेक्स्टर नाम से पहले चीज होती थी, फिर ये मॉर्गन बना। मॉर्गन को यूज करने के लिए अगर हम देखें तो डाउनलोड बहुत ज्यादा है इसके, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं npm इंस्टॉल पे, यहाँ जाते हैं Ctrl+C करते हैं, क्लियर करते हैं इसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ जाकर हम मॉर्गन लिख देते हैं। तो क्या करेगा, मॉर्गन नाम का मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। वंस द मॉर्गन इज इंस्टॉल, अब हमें मॉर्गन को यूज करना है। मॉर्गन को यूज करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट हियर const मॉर्गन इक्वल्स टू रिक्वायर मॉर्गन। अब ध्यान देना इसका आउटकम पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को, तुम यहाँ देखो। सिर्फ ये जो अभी तक चलता था, सिर्फ ये लिखा था सर्वर स्टार्ट, बस इससे ऊपर कुछ नहीं लिखा था कि सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब बहुत कुछ लिखा आएगा हर रिक्वेस्ट पे। तो मैंने जैसे हम मॉर्गन लगा दिया। अब मैं मॉर्गन को यूज करने की बात करता हूँ। तो मॉर्गन को यूज करने के लिए आई एम राइटिंग द वर्ड, फिर से वही वर्ड app.use, ठीक है। और इसको भी इसमें ऑर्डर मैटर करता है, app.use पहले लगाओ मॉर्गन का, ताकि अगर कोई रिक्वेस्ट पब्लिक फोल्डर के लिए भी जाए तब भी मॉर्गन चले। ध्यान देना, अगर रिक्वेस्ट कोई पब्लिक फोल्डर के लिए भी जाए तब भी मॉर्गन चले। तो अब आप यहां से बिकॉज मॉर्गन को लेकर आ गए, तो मॉर्गन इज अ फंक्शन अगेन। तो मॉर्गन इज अ फंक्शन, और मॉर्गन में जाकर आप ध्यान देना, इस पे जाकर हम लॉग्स लिखते हैं। तो वो पूछता है कि मॉर्गन का एक फॉर्मेट होता है, तो क्या टिनी लॉग लिखना चाहते हो। जो जो आपके पास टिनी लॉग है वो बेसिकली कैसे लॉग्स है कि दीज लॉग्स आर बेसिकली जो बहुत स्मॉल लेवल पे लिखे जाते होंगे। तो उसने एग्जांपल भी दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो लॉग्स मेरे पास लिखे जाए वो मेरे पास मिक्सअप हो, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, देखोगे आप तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, दैट इज वन इज द कंबाइंड लॉग्स। तो हम कंबाइंड लॉग्स भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाके, बिकॉज कंबाइंड लॉग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड ऑफ लॉगिंग, तो आई विल यूज अ कंबाइंड वर्ड हियर। तो ये सब प्री डिफाइन है कहाँ पर, npm पे। तो व्हेन आई यूज अ कंबाइंड, तो कंबाइंड का फायदा क्या होगा, इट गिव, यहाँ मैं कमेंट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इट गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉगिंग के लिए। तो कई लोगों को चाहिए होती है कि जब मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, आई वांट टू चेक आउट कि भाई क्या क्या आया है सर्वर पे रिक्वेस्ट के टाइम पे। सो आई वांट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सी, सो आई विल यूज कंबाइंड। बट इफ आई यूज टाइनी लॉग्स, अगर मैं नहीं यूज करता हूँ, सो इट इज गिविंग लेस इंफॉर्मेशन। सो इट्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन डेवलपर कि वो कैसी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। सो व्हेन आई कॉन्फ़िगर दिस, अब मैं इसे रन करता हूँ, आपको क्लियर होगी मेरी बात। इसे हम यहाँ से क्लियर करते हैं, यहाँ से फिर से नोडमॉन पे जाते हैं, app.js को चलाते हैं, ठीक है। देखो सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ तक, तो बहुत बढ़िया। अब वापस जाते हैं यहाँ पर, यहाँ जाके आई एम गोइंग टू राइट समथिंग हियर, लोकल होस्ट 1234, ठीक है। पेज आया। अब पढ़ना है आप लोगों ने क्या हुआ, देखो इट इज गिविंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट इज गिविंग कि भाई रिक्वेस्ट आई है, जिस मशीन से उसके पास क्रोम 84 वर्जन है, उसके पास सफारी है, उसके पास मोजिला है, उसके पास मैक का सिस्टम है, और उसने कौन कौन सी इमेजेस की रिक्वेस्ट कर दी, कितने बजे रिक्वेस्ट हुई थी, कौन सी फाइल उसने एक्सेस करी है, कौन सी फाइल उसे नहीं मिली है, ठीक है। तो उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। तो ये सब बिकॉज किसकी वजह से हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉर्गन। तो मॉर्गन गिव यू अ रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, इट मींस द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम विच लोकेशन, वो कौन से ब्राउजर से, कौन सी मशीन से, कौन से ओएस से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सब मुझे पता रहेगा। और ये मेरे को क्यों चाहिए, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ ना रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, मेरे पास कब आ रही है, कितने बजे आ रही है रिक्वेस्ट। सो आई वांट टू लॉग एवरीथिंग। दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रीडिफाइंड थिंग कॉल्ड मॉर्गन। आई होप सबको मेरी बात समझ आई है कि मॉर्गन क्या काम कर रहा है। और हम सबको एक बात और समझ आनी चाहिए, हम सबको, कि हमने तो ऐप बनाया था सिर्फ यहाँ पर, जिसमें कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था।
लाइन नंबर 5 ने क्या किया, उसके साथ अटैच कर दिया किसको, मॉर्गन को, समझ रहे हो बात, और उसके साथ किसको अटैच कर दिया, पब्लिक वाले को, स्टैटिक पब्लिक को, ठीक है ना। तो अब जो रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले तो ऐप के पास जाती है, फिर मॉर्गन के पास जाती है, फिर पब्लिक के पास जाती है। तो इसलिए मॉर्गन क्या करता है, मॉर्गन जाके दिखा देता है आपको फाइल index.html। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास क्या देखने शुरू होते कि index.html के लिए रिक्वेस्ट आई थी, किस टाइम पे आई थी, कौन सी मशीन से आई थी, कौन से सॉफ्टवेयर वो यूज कर रही है मशीन, ये सारे आंसर किसने निकाल के दिया आपको, मॉर्गन ने, बिकॉज आई यूज्ड अ कंबाइंड लॉग व्हिच इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मेक सेंस, सबको मेरी बात समझ आ रही है। तो हम इस तरीके से मिडलवेयर लगाते चल रहे हैं, ठीक है, और जितने मिडलवेयर से ऐड करते जाएंगे उतनी फंक्शनलिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है सबको बातें। तो क्या हम सबको ऐसा दिख रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है वो आती तो ऐप के पास है, लेकिन वो हैंडेड ओवर किसको आती है, मॉर्गन को भी, फिर मॉर्गन बाईपास करता है आगे पब्लिक के पास भी। तो मिडलवेयर का काम ही ऐसा है, जब भी हम मिडलवेयर यूज करेंगे वो रिक्वेस्ट को सबसे पहले ऐप को देगा, ध्यान देना आप लोग, वो हमेशा रिक्वेस्ट किसको देगा, ऐप को। तो एक बार यहाँ देखते हैं, तो मिडलवेयर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि सबसे आगे जो बैठा हुआ है वो ऐप बैठा हुआ है, तो क्योंकि ऐप ही तो लिसन कर रहा है सबको, तो 1 2 3 4 पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है। यहां से जो यूजर्स बैठे हैं वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस ऐप की तरफ, ठीक है, 1 2 3 4 पे। इसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये डेलीगेट करता है किसको, अपने नियरेस्ट मिडलवेयर को जो लगा होता है। तो इस केस में हमारे पास कौन लगा हुआ है, मॉर्गन। तो आपको समझ जाए, रिक्वेस्ट आई, दिस इज द रिक्वेस्ट एंड दिस रिक्वेस्ट इज हैंडेड ओवर टू whom, टू मॉर्गन। मॉर्गन क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को आगे हैंड ओवर कर देता है किसको, express.static को। तो आपको समझ है कि यहां कौन बैठा हुआ है, express.static नाम का मिडलवेयर, उसको मिल जाती है। अब वो भी आगे डेलीगेट कर सकता है रिक्वेस्ट को, अगर वो नहीं करेगा डेलीगेट तो वो रिस्पॉन्स भेज देगा, ध्यान देना आपको। तो या तो उसे डेलीगेट करना है, तो जब भी डेलीगेट वर्ड यूज करेंगे ना कि वो डेलीगेट करता है रिक्वेस्ट को, इट मींस इट इज यूजिंग नेक्स्ट, इट इज यूजिंग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मतलब आगे भेजना, इसका मतलब ऐप क्या कर रहा है, ऐप कर रहा है नेक्स्ट, जाओ मॉर्गन के पास, मॉर्गन कह रहा है नेक्स्ट, जाओ किसके पास, express.static के पास। express.static ने बोला अच्छा तुम्हें तो चाहिए index.html, तो मैं नेक्स्ट तो बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को ही तुम्हें रिस्पॉन्स देना होगा, तो वो index.html को क्या करता है, एज अ रिस्पॉन्स भेज देता है तुम्हारे पास। मेक सेंस। हाँ, तो साहिल ने पूछा है ऐप.यूज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है यार, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है, बेस्ड ऑन ये कि भाई जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को लॉग करना है कि भाई कितने बजे आपने मेरे पास पेज की रिक्वेस्ट करी थी, तो ऑब्वियसली बात है मैं express.static से पहले ही उसे लिखूंगा ताकि ये मिडलवेयर पहले चले। तो आपने शायद आप सब लोगों ने प्रोग्राम देखो ना, ऑफिस एक आता था बहुत पहले, उसमें दिखाते थे कि एक मुसद्दी होता था, कोई भी रिक्वेस्ट जो जाती थी, मतलब मुसद्दी इज लाइक दिस कि उसने रिक्वेस्ट भेजी है, फिर वो क्या करते थे, वो एक के पास पहुंचा था ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा होता है, तो एक के पास पहुंचा उसने डेलीगेट कर दिया दूसरे के पास, दूसरे के पास पहुंचा तो उसने डेलीगेट कर दिया तीसरे के पास, तो कोई ना कोई तो आउटपुट देगा ना आपको, ठीक है। तो जब नेक्स्ट कर रहा है ना, तो नेक्स्ट करने का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं डेलीगेट कर रहा हूँ आगे वाले के पास, उसने कुछ काम किया वो डेलीगेट कर देगा आगे वाले के पास। अगर अब इसको लगता है कि मैं इसके आगे डेलीगेट ही नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेज देगा, और ऑर्डर मैटर करता रहेगा हमेशा। हाँ जी गाइस, कोई डाउट इसके अंदर? सर टाइम भी तो इंक्रीज हो जाएगा जितना ज्यादा हम मिडलवेयर लगाएंगे। चीज क्या है सर टाइम भी तो फिर इंक्रीज होगा ना सर, क्योंकि जितना मिडलवेयर लगा रहे हैं हम। अरे ऐसे क्यों सोचते हो कि टाइम इंक्रीज होगा, नीड भी तो सोचो ना। ये सोचना कि अगर मेरे को बोला गया है कि भाई मुझे बताओ कि रिक्वेस्ट का टाइम कहाँ से आया, कौन से मशीन से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मेरे को मॉर्गन लगाना ही पड़ेगा ना। अगर मेरे को पब्लिक फाइल को सर्व करना है तो मुझे express.static लगाना ही पड़ेगा ना, मैं उसमें टाइम थोड़ी गिनूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हमें इस चीज से बचना है जो अनवांटेड हो, अनवांटेड मिडलवेयर से लगाने जिससे परफॉर्मेंस खराब हो एप्लीकेशन की, लेकिन जो मस्ट है जिसके बिना एप्लीकेशन बनेगी नहीं। जैसे ऐसे सोचो ना कि तुम लोगों को अगर मैं कोई वेबसाइट दे दूं, क्योंकि यार इस वेबसाइट को का जो होम पेज होगा ना बस ऐसे ही रखेंगे ना, इसमें CSS लगाएंगे अच्छी सी, ना ज्यादा इमेजेस लगाएंगे, इसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिख देंगे प्लेन। तो जैसे आपने अगर कभी गूगल किया हो इस वर्ड को, वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट, ये आ जाती है, ठीक है, ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट, ऐसी थी जी पहली वेबसाइट। अब मेरा क्वेश्चन है केशव से, ये तो सबसे फास्टेस्ट वेबसाइट है, ये सबसे फास्टेस्ट, कैसे? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क पे चल जाना,
रिफ्रेश करना और यहां जाकर देखना वेबसाइट लोड है, 2 रिक्वेस्ट गई है, 1.8 केबी में लोड है। आप सबको दिख रहा है कि 1.8 केबी में लोड हो गई है। लेकिन अब आप जाकर फेसबुक खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो, देखो कितनी रिक्वेस्ट आती है और इतनी तेजी से चलेगी। तो क्या आप लोग इसमें वेबसाइट बनाना पसंद करोगे? ऐसा ये तो प्योर एचटीएमएल है ना भाई, ये तो कॉलेज में सिखाया था ना, ऐसे हम बना लेते हैं वेबसाइट। लेकिन आज की वेबसाइट देखो और पुराने जमाने की वेबसाइट देखो, यानी वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट देखो और जो आज की वेबसाइट उससे देखो, फर्क क्या है। परफॉर्मेंस के चक्कर में उन्होंने रोका नहीं ना, मतलब तो सोचते परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, इसे रोक देते हैं। तो आपको समझा, नीड भी तो देखनी है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? केशव बात समझ में आई भाई? तो ऐसा नहीं सोचना है एज अ डेवलपर, ठीक है जी। तो आपको ऐसा समझना है, किसी की नीड फॉर्च्यूनर की है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो सीएनजी लगाएगा उसके अंदर, ठीक है। और किसी के पास ऑल्टो है तो सिर्फ उसमें माइलेज चाहिए बहुत अच्छी, तो वो सीएनजी लगा देगा उसमें, ठीक है ना। तो इट इज मोर लाइक दिस। तो एप्लीकेशन कैसी बनने वाली है वो उस पर डिसाइड करेंगे हम कि कितने मिडिलवेयर हम इसमें लगाएंगे। अनवांटेड कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग में मैं ज्यादा से ज्यादा मिडिलवेयर सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको हर एक पे सोचना होगा 10 बार कि ये मिडिलवेयर मेरे काम का है तो लगा दो, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मेक सेंस? चलो जी आगे बढ़े फिर इससे। तो हमें मॉर्गन लगाना आ गया, इसके अंदर मिडिलवेयर लगाना आ गया हम लोगों को, और सबको ये बात समझ में आई कि जो मिडिलवेयर है वो कैसे चल रहा है हमारे पास। तो जब भी अपने पास रिक्वेस्ट आती है तो मिडिलवेयर से हो गई आती है, फिर हम एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं उसमें से, ठीक है, रिस्पॉन्स निकल के देते हैं। तो क्या हम सबको ये समझ आता है कि अगर हम मिडिलवेयर को देखना शुरू करें तो क्या सबको ऐसा दिख रहा है कि जो मिडिलवेयर है वो अपना कुछ टास्क करता है? तो हम एक वर्कर की तरह ले लेते हैं, मिडिलवेयर एक वर्कर की तरह अपना टास्क करता है। रिसीव क्या करता है? रिसीव रिक्वेस्ट करता है, ध्यान देना। रिसीव क्या करता है? रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट उसने रिसीव करी, बदले में क्या करता है? रिक्वेस्ट आने पे क्या करता है? सोचो जरा। रिक्वेस्ट आने पे या तो रिस्पॉन्स दे सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, या तो रिस्पॉन्स दे सकता है, या फिर अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देगा तो क्या कर सकता है? नेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर सकता है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगले वाले मिडलवेयर के पास पहुंचा दिया जाए। तो अब ये जो नेक्स्ट जब ये करता है तो ये वाली रिक्वेस्ट यहां पहुंच जाती है। तो अब इसके पास भी क्या ऑप्शन होता है? या तो रिस्पॉन्स करे या ये भी क्या करे? नेक्स्ट करे। तो हम सबके लिए दिमाग में पिक्चर कैसे बननी चाहिए? मिडलवेयर कैसा होना चाहिए? मिडलवेयर इज अ फंक्शन, मिडलवेयर इज अ फंक्शन which has 3 argument: request, response, next. Make sense? तो अब आपको याद रखना है, या तो रिस्पॉन्स या नेक्स्ट, इन दोनों में से एक चॉइस रहेगी आपके पास, या तो रिस्पॉन्स या फिर नेक्स्ट। क्लियर है सबको बातें? हाँ जी बोलो, कोई डाउट इसके अंदर गाइस? तो क्या हम अपना खुद का मिडलवेयर बना सकते हैं? यस वी कैन क्रिएट अवर ओन मिडलवेयर। तो अगर मैं अपना खुद का मिडलवेयर बनाना चाहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ मैं मॉर्गन को यूज नहीं कर रहा था, मैं कमेंट कर देता, मैं कहता हूँ मॉर्गन जैसा काम मैं खुद करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैं जाऊंगा app.use, ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दूंगा फंक्शन, बिकॉज एवरी मिडलवेयर इज अ फंक्शन, ठीक है ना। और यहाँ लिख दूंगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। मेक सेंस? तो इसे और अच्छा लिखने के लिए शॉर्ट हैंड में दैट इज ये वाला तरीका, ठीक है। और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर है, इसी ऑर्डर में लिखना है, याद रखना है आप लोगों ने, ये मिडलवेयर के पैरामीटर्स है। अब सपोज मैं यहाँ जाकर मैं भी लिखना चाहता हूँ console.log, और मैं सपोज ऐसा मिडलवेयर बनाना चाहता हूँ जो बता दे किस टाइप रिक्वेस्ट गई। रिक्वेस्ट आई है अपने पास, किसके लिए आई है? request.url आंसर दे देगा हमें, याद करो नोड का फीचर है। और कितने बजे आई है? न्यू डेट आंसर दे देगा, कितने बजे आई है। मेक सेंस? बना दीजिए मैंने मिडलवेयर। और जब ये मिडलवेयर चलेगा तो सोचो लाइन नंबर 7 पे काम कर जाएगा तो उसको आगे चला जाना चाहिए ना, यानी कि लाइन नंबर 9 की तरफ चला जाना चाहिए। तो उसका आंसर है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा? वो नेक्स्ट मिडलवेयर की तरफ जंप लगा देगा, कहेगा मैंने तो अपना काम कर लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रिस्पॉन्स तो भेज नहीं सकता, तो इसलिए मैं नेक्स्ट कर। मेक सेंस? चला कर देखें, यहाँ जाते हैं, क्लियर करते हैं इसे, नोडमोन app.js करते हैं, देखो सर्वर स्टार्ट हुआ, यहाँ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं, यहाँ एंटर मारते हैं, यहाँ देखो जी रिक्वेस्ट आई है किस किस के लिए? स्लैश के लिए, index.html के लिए, कितने बजे? इतने बजे। उसके बाद किसके लिए रिक्वेस्ट आई है? mobile.jpg के लिए, क्योंकि वो भी आई है, और वो कितने बजे आई है। मेक सेंस? सबको समझ आ गई बात है? तो हम खुद का मिडलवेयर बना सकते हैं। अब हम मॉर्गन जैसा फीचर देना चाहते हैं इसको, तो हम भी वैसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं? शॉपिंग में जाते हैं, शॉपिंग में जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम करते हैं यूटिल्स, ध्यान देना, इसका नाम करते हैं यूटिल्स। यूटिल्स में जाके एक फोल्डर बनाते हैं एक और, उसका नाम करते हैं मिडलवेयर्स। तो जितने में मिडलवेयर्स खुद के बनाएंगे वो यहाँ रखेंगे, तो मिडलवेयर्स, ठीक है। तो यूटिल्स के अंदर
मिडलवेयर्स, और मिडलवेयर्स के अंदर जाके हमने बना दिया log.js, नाम भी देखो ऐसा देखिए क्योंकि हम लॉगिंग कर रहे हैं, और यहाँ से ये वाला कोड उठाया, इतना वाला पोर्शन उठाया, कट कर दिया इसे, log.js में ले गया मैं, इसका नाम भी कर दिया मैंने login, यहाँ तक ये लिखा, और फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दिया। अगर ठीक है, ये दोनों वापस करने हैं, वो एंट्री करेगा वापस, ठीक है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू लॉग जब मैंने किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट हुआ तो app.js की तरफ जाते हैं, app.js पे जाकर हमें बिल्कुल सेम स्टाइल, हम यहाँ जाके बोलते हैं const log इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, एंड रिक्वायर में जाकर डॉट स्लैश एंड व्हाट एल्स, utils हैज middlewares हैज log, ठीक है, एंड हियर आई जस्ट पॉइंटेड आउट log, तो ध्यान से देखो बिल्कुल मॉर्गन जैसे लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसे बुला देना चाहिए, तो ये मैंने इसे बुला दिया log, ठीक है जी। तो एक साहिल का क्वेश्चन आया, अगर साहिल हम नेक्स्ट नहीं करेंगे तो वहीं अटक जाएगा, ये हैंग कर देगा पूरी एप्लीकेशन, और फिर वही होगा रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा जैसा आप बोल रहे हो, तो नेक्स्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि नेक्स्ट इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, नेक्स्ट करते करते एक टाइम बाद रिस्पॉन्स आना चाहिए अपने पास, मतलब ऐसा नहीं हो सकता सारे मिडलवेयर भी नेक्स्ट करते चले। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, और नेक्स्ट का समझ आ रहा है, नेक्स्ट असल में क्या करता है आपको, नेक्स्ट फीचर्स लेके जाता है, ठीक है। एक मिनट आ रहा हूँ मैं, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात आप सबको। अब एक बार से टेस्ट कर लीजिए, तो हमने से यहाँ जब, एक मिनट, यहाँ हमने इसे टेस्ट करना है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये लिख के छोड़ देना चाहिए लॉग, तो ये अपने आप पास कर देगा रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स, मुझे पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर से आते हैं, देखो ये सर्वर स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ 1 2 3 पे 4 पे जाके एंटर मारते हैं, एंटर मारा, देखो आपके पास वापस आना शुरू हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मिडलवेयर। तो मिडलवेयर ऐसा नहीं होगा, हमारे पास एक फ्लो है प्रोसेस का, और हमें किस रिक्वेस्ट को उस प्रोसेस तक गुजारना है उसके लिए मिडलवेयर लगाते चल रहे। तो आई होप ये भी बात समझ आ गई होगी कि अगर मैं app.use को नीचे कर देता तो ऑर्डर का फंडा भी समझ आ जाए आपको, अगर मैं इसे नीचे कर देता तो लॉग कब चलता, इसके बाद, तो इसके बाद तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि अपने पास है ही नहीं कुछ और करने के लिए इसके बाद। दैट्स व्हाई आई पिक दिस थिंग एंड पुट इट हियर, इसलिए ऑर्डर मैटर करता है, और ऑर्डर के लिए कुछ याद नहीं रखना, समझना है, तो हमें ऑर्डर याद रहेगा। हाँ जी गाइस, कोई क्वेरी इसके अंदर, जो कोई डाउट आ रहा है किसी के, तो हाँ, तो साहिल जैसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब पीछे जाके वो सब आइट्रेट हो रहे हैं, वो पीछे जाके आइट्रेटर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसा जावा में भी होता है हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इसका तो पीछे जाके आइट्रेटर पैटर्न में बने हुए। तभी मैंने वो एरे लिया था, उस एरे में डाला था सब चीजों, ताकि मैं उसे आइट्रेट कर सकूं आगे चलिए, ठीक है। और जहां से नेक्स्ट मिलना बंद हो जाता है, वो रिस्पॉन्स फेंक देता है, आगे नहीं मिलता। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको बातें। तो एक और बात भी समझ आया, मिडलवेयर ना पोस्ट भी हो सकते हैं, मैं इसके बाद भी लगा सकता था कोई मिडलवेयर, किसके बाद भी, ये प्री और पोस्ट जैसे भी हो सकते थे, लेकिन पोस्ट सिर्फ तभी चलता जब ये रिस्पॉन्स ना भेजे मुझे, ये नेक्स्ट करे तब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोगों ने बेसिक तो इन्फॉर्मेशन समझ ली इसकी कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझनी चाहिए हमें कोड के हिसाब से, तो जैसे कि हमें आ जाना चाहिए कि हम ये तो एक्सेस करना सीख गए कि स्टैटिक फाइलें कैसे सर्व होती है, डायनेमिक कैसे सर्व होती है, इस पर। तो डायनेमिक सर्व करने के लिए दे हैव सजेस्टेड app.get, ऐसे करो और /login जैसा हमने बनाया था ऐसा लिखो, तो वो खत्म हो गया इफ एल्स, और यहाँ जाकर आप फंक्शन लिख दो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अगर क्योंकि ये तो देखो लॉगिन है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखा, नेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं लिखा मैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ से रिस्पॉन्स ही भेजने वाला हूँ। अगर मैं को नेक्स्ट लिखता तो मैं इसका मतलब मैं आगे किसी और से रिस्पॉन्स भिजवाता, तो मैं लिख दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसे ही ध्यान देना, app.post लिखोगे तो पोस्ट भी मिलता है बना बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉगिन। तो अब सब समझ पा रहे हो ना कि पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे request.url,
फिर यूआरएल निकालते थे, फिर रिक्वेस्ट डॉट मेथड, फिर मेथड निकालते थे। ये सब कुछ इन्होंने छुपा दिया, लेकिन कर ये नोड से ही रहे, अंदर वही नोड लिखा हो वैसा का वैसा। मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ आई? लेकिन इससे भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही आप लोगों को कि अगर मैं ऐसा करूंगा ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये भी तो बहुत बार लिखे जाएंगे, तो ये भी तो इफ एल्स जैसा हो गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर भी, दैट्स अगेन अ बैड चॉइस। सो वी आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्लीन करेंगे। आई होप ये सबको समझ में आई है। अगर मैं ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट लिख रहा हूँ तो इट इज मोर लाइक इफ एल्स। सो इट मींस इफ आई हैव 500 काइंड ऑफ, यानी कि लॉगिन है, रजिस्टर है, ऑर्डर है, बाय नाउ है, डिलीवरी स्टेटस है, ट्रैक नाउ है, तो मैं पता नहीं कितने सारे यूआरएल लिख कर आऊंगा और वो एक जगह लिखूंगा तो फिर गंदा हो जाएगा कोड। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू सम मॉड्यूलर राउटिंग। ध्यान देना, मॉड्यूलर राउटिंग करना चाहता हूं। To do a modular routing, what I will do, I just go to the shopping and I go to the folders, and inside the folder I will create a folder called routes. आप देखोगे इन सब के कलर्स भी अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि सब रिजर्व्ड वर्ड है। So inside the routes I will create a thing called user routes.js। ये मैंने बना दी, तो it is a user routes.js। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां से जाता हूं तो मैं यहां लिखता हूं const express equals to require express। सब मैंने किया, फिर वही const app express, ये मुझे मिला यहाँ पर। इसको ऐप की जरूरत नहीं है, मैं ऐप की कोई नीड नहीं है मेरे को यहाँ पर, ऐप तो वहां बनाई हुआ है। तो मैंने लिखा const express equals to require express। एक्सप्रेस के अंदर हमें मिलता है express डॉट राउटर, ये हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने इसे कॉल लगा दिया। ये मुझे क्या करता है, ये मुझे एक राउट नाम का एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है। ठीक है, और राउट डॉट गेट लिख सकता हूं मैं, यहां जाके लिख सकता हूँ स्लैश लॉगिन पे क्या करना है, या ऐसा कर देता हूं, बेटर इसे पोस्ट कर देते हैं, और भी बहुत सारे बना देंगे। पोस्ट यहाँ लिखा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखा, ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर राउट डॉट सिलेक्ट से मैं अपनी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, यूजर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल पे भी चला गया मैं, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर दिया। ये बहुत आसान है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है। तो अगर जिस भी बंदे को आप में से नोड का सर्वर समझ आएगा उसके लिए केक वॉक है, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ बहुत आसान है मेरी इसमें। और फिर बस मुझे करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउट। तो अब ध्यान देना, मैंने क्या किया यार, मैंने ना एक राउट निकाल लिया, इसमें से राउट निकाल के पोस्ट, या इसको करते हैं फिलहाल हम गेट, तो प्रोफाइल गेट से, ये लॉगिन इससे, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया राउट। राउट यहाँ से बाहर निकल आया। ठीक है, जब ये राउट बाहर निकल कर आया तो मैं आ गया ऐप पे। अब यहाँ इसके नीचे मैं लिख दिया ऐप डॉट यूज, ध्यान देना ऐप डॉट यूज, और स्लैश, स्लैश का मतलब है रूट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट जो स्लैश से शुरू होती हो, यानी कि स्लैश लॉगिन, स्लैश होम, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश ऑर्डर, स्लैश प्रोफाइल, व्हाटएवर। ठीक है, वो स्लैश से शुरू होती हो, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया रिक्वायर, यही रिक्वायर कर लिया इसे, एंड डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यूजर राउट्स। मेक सेंस? अब क्या हुआ है, इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये मॉडल बन गया। अब यूजर रिलेटेड जितनी भी राउटिंग करनी होगी, प्रोफाइल, लॉगिन, चेंज पासवर्ड, ठीक है, डिलीट अकाउंट, ये सारी चीजें यहाँ करते हैं। कल को मुझे कुछ और चीजें भी करनी होंगी, मान लो ऑर्डर रिलेटेड करनी है, शॉपिंग में तो ऑर्डर्स भी होंगे, तो ऑर्डर राउट्स बना दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑर्डर राउट्स में जाकर जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो यहाँ जाकर हम ऐसा लिख देंगे, सेम फंडा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोड बहुत तोड़ दिया गया इससे। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं अपने किसी डेवलपर को बिठाऊंगा, उससे कहूंगा कि भाई जाकर है ना ऑर्डर राउट लिख, दूसरे को बोलूंगा यूजर राउट लिख, और फिर ऐप में जाके दोनों को कंबाइन कर दूंगा। अब एक जगह लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ जाके मैं लिख दिया कॉन्स्ट राउट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, और यहाँ जाके लिख दिया राउट डॉट गेट, है ना, और यहाँ ऑप्शन दे दिया लेट से बाय का, और यहाँ ऐसा लिख दिया। मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ में आई है? तो इससे क्या हो रहा है, कोड ना क्लीन होता जा रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउट। ठीक है, अब मेरे को लगा कि पहले तो भाई लॉगिन ही होगा ना, पहले तो लॉगिन ही होगा, फिर ही जाकर तो दूसरा वाला राउट चलेगा। तो मैं यहाँ पर जाके क्या करूँगा, इसे कॉपी करूंगा, ऐप डॉट यूज करूंगा, रिक्वायर, और यहाँ पर क्या लिख कर आ जाऊंगा ऑर्डर राउट्स। और देखो चैन लाइंस देखो कितने सही तरीके से चल रहा है ना। शुरू में जाएगा लॉग लगाएगा, या मॉर्गन वाला लगाएगा, मेल लगाएगा, दो लगाए थे, तो मॉर्गन वाले भी चलाएगा, मेरे वाले भी चलाएगा, ये कस्टम हो गए, यहाँ लिख देते हैं कस्टम। ठीक है ना, और फिर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक किया हम लोगों ने, तो इसका मतलब पब्लिक वाला चलाएगा, उसके बाद मेरे चलाएगा,
यूजर आउट या ऑर्डर आउट, जिस पे भी जाएगा, जिस पे से भी रिस्पॉन्स आ जाए। और कोड क्लीन हो गया, कोड हमने डिवाइड कर दिया इन सेक्शंस के अंदर। कोई डाउट है पूछो, कोई बात नहीं समझ आई हो तो। सबसे बेस्ट है ओन सर्वर वाला कोड देखो, इफ एल्स लगाए थे बहुत बुरा था, सब कुछ एक जगह था, यहाँ तोड़ दिया हम लोगों ने, कोड ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो राउट्स भी मिडलवेयर है, क्योंकि ये भी ऐप डॉट यूज से यूज हो रहा है। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? सर ऐप के अंदर क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, क्योंकि हमने एक बार में सिर्फ हेलो, What use मुझे कुछ समझ आ रहा, बहुत सारे एयर की आवाज आ रही है बस। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन? मेरा चैट आवाज पे साफ आ टाइप, रही है? हाँ अब वही रही बस। जो ये स्लैश बोलो बोलो। आवाज गई। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ऐप डॉट यूज के सिग्नेचर में क्या होता है, क्योंकि हमने ऊपर सिंगल यूज कर रखा है, सिर्फ मिडिलवेयर लगा रखा है, और यहाँ पर हमने कहाँ वो लगा रखा है। कहाँ पे जैसे ऐप डॉट यूज के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक है, हम्म तो ये भी कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, मतलब ये कुकी हम्म में ही फंक्शन होगा। हम्म और यहाँ पर हमने स्लैश करके लगा रखा है, तो हम्म मतलब इसका सिग्नेचर क्या स्पेसिफाई करना होता है, मैं वो पूछ रहा था। बात कर रहा है जेएस में, भूल गया कि जेएस में हमारे पास आर्गुमेंट्स ऑप्शन होते हैं, हम टाइप ऑफ हाँ लगा सर वो ला तो के पता है, तो वही तो हो रहा है यार, वो टाइप ऑफ लगा के बैठे हैं मैं कह रहा अंदर, हूँ सर। अंदर जाके ट्रीट कर लेता है। इसलिए हम कुछ भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। सर मैं कह रहा था मतलब सिग्नेचर हमें मतलब नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसका सिग्नेचर, जो भी हाँ, हमें जैसे करना है। ये बना, ये देखना, ये जो तरीका हम सीख रहे हैं ना अब, ये ऐसा है कि अब ये जो लाइन नंबर 9 पे लिखा है, इट्स यूनिवर्सल मैकेनिज्म। जब भी तुम ऐसा करोगे तुम यही करोगे, अब राउट्स पे ब्रेक करते जाओगे। सोचना इस प्रोजेक्ट में जब ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो ये जो हमें दिख रहा है ना राउट्स नाम का फोल्डर, ये वाला, ये जो फोल्डर दिख रहा है ये बहुत बड़ा होने वाला है आगे चल के। इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी जीएस होगी प्रैक्टिकली, समझ आ रही बात, क्योंकि राउट्स बहुत सारे होंगे। तो अगर हम सोचे एक शॉपिंग में स्टॉक के लिए भी राउट्स होंगे, यूजर्स के लिए भी राउट्स होंगे, ऑर्डर के लिए भी राउट्स होंगे, डिलीवरी के लिए भी राउट्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारे राउट्स बनेंगे। तो हम उन सारे राउट्स को इसी स्टाइल में यूज कर रहे होंगे ऐप डॉट यूज वाले तरीके से, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए स्टैंडर्ड बना दिया कि राउट्स को यूज करने का तरीका है। स्लैश हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर स्लैश, तो बेसिकली हम यहाँ बता रहे हैं कि ये रूट है, यानी कि यूआरएल में रूट है, यूआरएल में ये रूट है। रूट का मतलब होता है जब हम लिखते हैं लोकल होस्ट और फिर 1 2 3 4 और फिर लिखते हैं स्लैश लॉगिन, तो ये दैट्स अ रूट, कि वो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्लैश स्पेसिफाई कर दिया, इट इज फॉर रूट। इसका मतलब यहाँ हम कुछ और नाम भी देकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ और नाम भी देकर आ सकते हैं, जैसे मैं लिखते हैं स्लैश ऑर्डर, उसके अंदर जो अब आएगा वो स्लैश ऑर्डर के अंडर आएगा, ठीक है। वो हम लगाते ही इसलिए कि हम जब स्लैश ऑर्डर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो यूआरएल बना रहे हैं अंदर वाले वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो देखो जरा इसे एक बार देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्शन से बचाया था हमने, लेकिन सबसे पहले इसे चलाकर देखो पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पोस्ट पे गए, तो पोस्ट पे आके लिख दिया आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो वो खत्म हो गया, रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट एंड, खत्म इन द सेंस आप लिखो ना लिखो, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखना चाहते हो नोड जेएस वाले स्टाइल में। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस के स्टाइल में लिखना चाहते हो रिस्पॉन्स सेंड लिखो। जो सेंड है वो असल में इंटरनली राइट प्लस एंड है, ये ध्यान देना भाई, ये राइट प्लस एंड है रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। तो हमें दो चीजें ना लिखकर सिर्फ एक ही चीज से हम काम चला सकते हैं, इसलिए मैं सेंड लिख रहा हूँ यहाँ पर। और सेंड पे जाकर मैंने लिख दिया लॉग इन पोस्ट, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे ही सेमीकोलन लगाते हैं, ऐसे यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोफाइल गेट, मेक सेंस। यूजर ऑर्डर पे जाते हैं, यहाँ जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड बाय, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है। अब एक बार इसे चलाकर देखते हैं, तो यहाँ जाते हैं हम। अभी हमने पेजेस तो बनाया नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैं कैसे चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी एक तरीका है टेस्टिंग करने का। मैं लॉगिन चलाऊंगा, लॉगिन नहीं चलेगा,
क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट पे आ गया ना, कैन नॉट गेट, क्योंकि पोस्ट सबमिट होकर चलती है, लेकिन बाकी सब चल जाएगा। बाकी क्या है अपने पास, बाय, देखो बाय चल गया, बाकी क्या है प्रोफाइल, प्रोफाइल में चल गया। तो अब मुझे अगर लॉगिन को चलाना तो एक ही आंसर है, इसे यूज करो, पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन पे जाओ, यहाँ से पोस्टमैन से तुम वहां से पोस्ट करके पोस्ट को चला सकते हो ना, क्योंकि वहां पर एक डमी फॉर्म जैसा कुछ आ जाएगा अपने पास। मैं चैट विंडो हटाता हूँ, ध्यान देना आप लोग, इसको बेटा आते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ध्यान देना, लोकल होस्ट 1 2 3 4 पोस्ट यहाँ पर चूज है। बॉडी में आपकी मर्जी, आप कुछ लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अभी तो अभी तो चलाने से मतलब है। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से इसे सेंड कर देते हैं, एक बार चैट विंडो हटाकर सेंड करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ हमने सेंड किया, सेंड करके हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आ गया वो नीचे आ गया, लॉगिन प्रोसेस का मतलब सब चल गया अपने पास। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई कि क्या कर रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कभी कभार ऐसा केस भी हो सकता है डेवलपर्स के साथ, साहिल ने पूछा है क्वेश्चन कि सपोज ऐसा हुआ, ध्यान समझना, कि यहाँ ऑर्डर थे अपने पास, ठीक है, और ऑर्डर में भी माइट भी प्रोफाइल थी, मतलब प्रोडक्ट की प्रोफाइल थी, प्रोफाइल तो प्रोफाइल वर्ड है। सो मान लो इधर भी प्रोडक्ट की प्रोफाइल पड़ी थी कि भाई प्रोडक्ट क्या है, यूजर की प्रोफाइल थी, और दोनों गलती से स्लैश प्रोफाइल बन गए, ये भी स्लैश प्रोफाइल है, ये भी स्लैश प्रोफाइल है। इस केस में क्या होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पहुंचते हैं हम, इस जगह प्रोफाइल एंटर मारते हैं, और इसको बेटर है मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, प्रोडक्ट प्रोफाइल यहाँ लिखा हुआ है, बेटर लिख रखा है मैंने, है ना, और यहाँ पर लिख रखा है प्रोफाइल गेट। तो आप ध्यान देना होगा क्या जब ये चलेगा, और ये देखिए कौन बता पाएगा कि जब मैंने प्रोफाइल लिखा तो प्रोफाइल गेट आया। प्रोफाइल गेट का मतलब क्या हुआ, देखो जरा, प्रोफाइल गेट का मतलब यूजर वाला चला, ऑर्डर वाला क्यों नहीं चला, ये बात बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। ऑर्डर वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि मिडिलवेयर में यही बात पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि मिडिलवेयर में जो रिस्पॉन्स दे देगा वो नेक्स्ट नहीं जा पाएगा फिर आगे। तो इसलिए यूजर आउट पहले था, इसने रिस्पॉन्स भेजा, वो नेक्स्ट नहीं कर पाया, वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। क्लियर है सबको बात। तो ये होगा अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्शन होगी, आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी अगर, क्योंकि होगा भी ऐसे ना, आप एक प्रोजेक्ट को अकेले नहीं बनाते हो, टीम बनाती है भाई, ठीक है। तो जब टीम के साथ बनाओगे तो चांसेस है कि 2 डेवलपर एक ही यूआरएल डाल दें गलती से, तो ये ना हो गड़बड़, तो इसलिए हम इसकी नेम स्पेसिंग कर देते हैं। नेम स्पेसिंग है स्लैश ऑर्डर। तो मैंने बोल दिया कि अब जितने भी यूआरएल शुरू होंगे ऑर्डर के लिए वो स्लैश ऑर्डर से शुरू होंगे। अब इसका फर्क देखो क्या, अब मैं प्रोफाइल चलाता हूँ, ये प्रोफाइल गेट चला, लेकिन अगर मैंने प्रोफाइल के आगे पहले लिख दिया ऑर्डर स्लैश प्रोफाइल, देखा आप लोगों ने, तो ये कॉन्फ्लिक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। यही क्वेश्चन साहिल का था कि अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप इसके आगे नेम्स, इसलिए वर्ड यूज करो, नेम स्पेसिंग दो, तो ऑर्डर इज अ नेम स्पेस, और उसके अंदर जाके प्रोफाइल में जा रही, सो इट नेवर बी कॉन्फ्लिक्टेड। हाँ जी बताओ, सबको मेरी बात समझ में आई है, डाइजेस्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग मेथड्स और बनाए गए हैं, जैसे कि कभी कभार अपनी नीड होती है कि हमें नहीं पता ये प्रोफाइल गेट से आएगा, पोस्ट से आएगा, किससे आएगा, तो हम यहाँ जाकर ऑल लिख सकते हैं। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट किसी से भी आए सबके लिए चल जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी डिफाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी है सबको, इसमें देखो कोई डाउट गाइस, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी तक दी गई है हम लोगों को कि अगर हम राउट पे जाते हैं तो हम इसके साथ रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे कि सपोज मैंने यहाँ लिखा SEA और मान लो मैं ऐसा करता हूँ $ARCH, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर है ना सर्च लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें जो एक पैरामीटर है वो ऑप्शनल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पैरामीटर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शनल हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शनल हो जाएगा तो अगर मैं एक पैरामीटर भूल भी जाता हूँ, यानी कि ई को भूल जाता हूँ, तब भी काम चलेगा, समझ रहे हो। तो ई के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अगर मैं ई को भूल भी जाता हूँ तब भी काम करेगा। तो ई इज बिकम ऑप्शनल। किसी और को भी अगर ऑप्शनल बनाना तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा के इवन ऑप्शनल इट, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रिजेक्ट सर्च, ठीक है, ऐसा नाम ले लेते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, और सपोज मैं इसे गेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पहुंचते हैं तो ऑर्डर में जाकर मैं लिख देता हूँ SEARCH सर्च, तो ये चला। फिर मैं भूल गया इसमें से ई डालना,
तब भी चला। फिर मैं भूल गया ए डालना, तब भी चला। लेकिन अब मैं अगर कुछ और डालना भूल गया, आर भूल गया चलना, तो एरर। मेक सेंस? सबको समझ आई बात? तो अगर आपको अपने यूआरएल में कोई चीजें ऑप्शनल करनी है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो आप यूजर को दे रहे हो। तो ये भी फीचर है यहाँ पर। ये फीचर नहीं बनते वहां पर, आपको रेफरेंस लगाने पड़ेंगे बहुत सारे पता लगाने के लिए। हाँ जी बताओ जी, डाइजेस्ट है सबको मेरी बात? इसी तरीके से इन्होंने एक और तरीका बनाया है, तो ये सब नोट रखना है, ये सब इंटरव्यू में काम आएंगी बहुत सारी चीजें। तो इस पे जाते हैं हम, राउट डॉट। और मेरे हिसाब से सबको ये क्लियर होना जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा आसान कर रहा है नोड को, ताकि हमारी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाए। और ये बहुत जरूरी है ना डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप ऐसे लिख देते हो SE+ARCH ऐसा लिख देते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, इसको ऐसा रख देते हैं, तो SE+ARCH लिख दे। तो जब ये प्लस लिखते हो, प्लस का मतलब है ग्रीडी, तो नाउ इट इज बिकम ग्रीडी। तो इसको अंदर अगर मैं इसको डबल ई भी लिख देता हूँ तो ये काम करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसे चलाते हैं और यहां जाके हम लिखते हैं पहले सर्च, ठीक है, और फिर लिखते हैं हम SEE सर्च। अब सबको समझ आ रही बात? तो ये क्या हो गया, ग्रीडी बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही ए पे लिखता हूं, क्लियर है सबको? तो हम इस तरीके का भी प्लस ऑपरेटर यूज करके इसमें इसे ग्रीडी बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम काम करके आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और वे आउट भी है। ये सब इन्होंने बहुत एड ऑन चीजें बनाई हैं इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग, एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट स्पेसिफाई सर्च स्टार। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ आई डोंट नो कि सर्च सर्चिंग होगा या सर्च होगा या सर्चेज होगा, ठीक है। जो भी आप लिखोगे काम करेगा। तो अब अगर मैं जाकर देखो, मैं यहां जाता हूं, सर्च 1 2 3 लिखता हूं तब भी चलेगा, सर्चिंग लिखता हूं तब भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि सर्च से शुरू होना चाहिए वर्ड, आखिर में जो मर्जी हो। तो दीज काइंड ऑफ रेजेक्स एक्सप्रेशन दे सपोर्ट। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई है कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो कोई डाउट इसके अंदर गाइस? आगे बढ़ जाओ उससे, ऑल गुड। तो अब हम देखते हैं इसके आगे वाली चीजें, कि सपोज मुझे डेटा लेना है, डेटा रिसीव भी तो करना है मेरे को, सो आई वांट टू रिसीव सम डेटा। तो एक काम करते हैं हम, इसको रिसीव करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए आई विल राइट हियर राउट डॉट गेट कर देता हूँ। शुरू में गेट से दिखाता हूँ हमको डेटा लाना। तो हम यहाँ जाते हैं अपने लॉगिन पेज की तरफ जो हमने डिजाइन किया था, ठीक है। डिजाइन हुआ नहीं था क्या, तो इसको यहाँ स्पेसिफाई, ठीक है जी। अब यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पहुंचते हैं, पता नहीं भाई तो कौन सी बात बोल रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन थ्योरी ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड है। मतलब शायद एडा नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती थी कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन पैटर्न्स। तो इसका पर्पस, रेजेक्स का जो पर्पस है वो है, अगर तुम्हें वैलिडेशंस करनी है तो तुम रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हो, क्योंकि वैलिडेशन से नहीं पता होता ना। तो पैटर्न्स वाइज अगर हमें कुछ भी काम करना है देन दे यूज दिस, ठीक है। थ्योरेटिकल मुझे किताब में किसी टॉपिक के वाइज मैं नहीं बता सकता कि इस टॉपिक में था ये, बट इट इज बेसिकली फॉर द वैलिडेशन या फिर टीओसी होता है ना, तो उसमें था रेगुलर एक्सप्रेशन, जो शायद ये अभी आपको बोल रहे हैं। अभी मैं तो कंपाइलर डिजाइन, टीओसी कंपाइलर डिजाइन थे 2 सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड, उसमें था। मुझे याद नहीं रहेगा, मेरे को 17-18 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मैं तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन नाम से जानता हूँ उसे। तो देखो हम यहाँ फॉर्म बनाते हैं, और फॉर्म में जाकर यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं इनपुट इनटू 2, तो टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं फिलहाल, और यहाँ डाल देते हैं हम प्लेसहोल्डर, ठीक है जी। यहाँ डाल देते हैं, ये जलज का है सर, ऑल से, हाँ ऑल से पोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल का मतलब है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कुछ भी किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर दो, सब चलेगा, ठीक है। अभी तो हम पहले इसे टेस्ट कर रहे हैं, फिर पोस्ट को भी टेस्ट करवाऊंगा कैसे करते हैं। तो जैसे मैं लिखा मेथड इक्वल टू गेट, और एक्शन में जाकर हमने स्पेसिफाई कर दिया लॉगिन। तो ये सब पुराना वाला स्टाइल है। तो यहाँ पर लॉगिन स्पेसिफाई कर दिया, प्लेस होल्डर लिख दिया, टाइप यूजर आईडी, या कहते हैं पासवर्ड, प्लेस होल्डर, टाइप पासवर्ड, हमने यहाँ पर पासवर्ड ले लिया। तो ब्रेक लाइन लगाते हैं यहाँ पर भी ब्रेक लाइन लगाते हैं, और यहाँ इनपुट ऐसा बनाते हैं
इनपुट सबमिट टाइप का, ठीक है। यहाँ कर देते हैं लॉगिन, जहाँ से हम सबमिट करेंगे, जैसे हम बटन दबाएंगे सबमिट हो जाएगा। ये कहाँ सबमिट हो जाएगा? इस जगह सबमिट हो जाएगा। और आप सबको पता है कि जब भी डेटा भेजा जाता है तो नेम लिखना पड़ता है। नेम हमने दे दिया इसका यूजर आईडी, और नेम दे दिया हमने इसका पासवर्ड, ठीक है। अब कंपेयर करना, ये जो मैंने किया अभी आपके सामने, नेम यूजर आईडी नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, और यहाँ से हमने इनपुट लिया, सबमिट किया। सबमिट करके ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा app.js में। app.js से लॉग तो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, पब्लिक भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो यूजर आउट्स की तरफ जाएगा। यूजर आउट्स में से लॉगिन मिलना चाहिए, गेट वाला, वो भी गेट वाला मिल गया। ऐसे गेट वाला मिला तो रिक्वेस्ट में आएगा। रिक्वेस्ट में डेटा निकालने के लिए याद करो पिछली बार सिखाया गया था, यूआरएल नाम से मॉड्यूल होता था, उसके अंदर url.parse होता था, पार्स के अंदर ट्रू पास करते थे, वो ऑब्जेक्ट देता था, ऑब्जेक्ट के अंदर object.query होता था, क्वेरी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट वैल्यू पड़ी होती थी। इतना कुछ करना पड़ेगा, अब नहीं करना है सब कुछ। अब तो बस हमें सिर्फ डेटा निकालना है। बस डेटा निकालने के लिए बस इतना काम कर दो, यहाँ जाके लिख दो कि भाई अगर आपको डेटा आ जाता है सही, तो इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्वेरी, एंड डॉट यूजर आईडी, बस, एंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पासवर्ड। अगर ये है, और ये नाम जो होनी चाहिए यूजर आईडी पासवर्ड, ये एज इट इज होने चाहिए जो आपने नेम में दिया। ये ध्यान देना, जो भी नेम में दिया वही नाम होने चाहिए इसके। So if this thing is right, so response dot send, and I will say welcome plus request dot query dot user ID. Make sense? ऐसा दिखा देंगे हम। Else अगर ऐसा नहीं है तो response dot send invalid, अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं, invalid user ID और password, ठीक है। इसको हमने कर दिया यहाँ ऐसा। मेक सेंस? क्योंकि हमारे पास अब आते वापस बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसके अंदर करते करते। तो यहाँ आते हैं पहले, हाँ एक बार टर्मिनल खोल लेते हैं। मेरा टर्मिनल अपना सर्वर में चेंजेस कर दिया मैंने। वापस आते हैं यहाँ पर, यहाँ जाके वी आर राइटिंग हेयर login.html, ये आ गया अपने पास। यहाँ जाके अमित लिखा मैंने, अमित लिखा, फिर से लॉग इन किया, इसने बोला वेलकम अमित, ऊपर दिख भी रहा है। लेकिन लाइव देखो ना कितने साल हो गए। यूआरएल ur.parse ट्रू ऑब्जेक्ट सब खत्म, उसकी जगह ये। सो ये बेस्ट पार्ट है इसका। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई है। दैट्स अ क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर क्या बोल रहे हो? ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्वेरी करना। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। बिकॉज मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटर पूछेगा कि पैरामीटर पास करने के कितने तरीके हैं। देयर इज अ वन वे, दैट इज अ क्वेरी। तो हमने क्वेरी से पिक कर लिया। दूसरा तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ राउट डॉट गेट, और यहाँ जाकर मैं इसके आगे स्लैश, ध्यान देना, स्लैश कॉलन करके वैल्यूज डाल देता हूँ। यूजर आईडी स्लैश कॉलन पासवर्ड, मैं इसका नाम कर देता हूँ लॉगिन टू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने कर दिया लॉगिन टू, और मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की जगह यहाँ देना, यहाँ इसकी जगह आई एम राइटिंग अ वर्ड कॉल्ड पैरम्स। So there is a word called params which is used to retrieve these parameters. तो ये जो पैरामीटर्स है ना भाई, इसे बोलते हैं पाथ पैरामीटर्स। जो दूसरे क्वेरी से आते हैं, जो क्वेश्चन मार्क से आते हैं, वो क्वेरी पैरामीटर है। दोनों में फर्क है, दोनों में डेटा भेजने का फर्क है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। अब मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ जाते हैं हम, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट द लॉगिन टू। मैं लॉगिन टू को टेस्ट करने आया हूँ। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर लॉगिन टू स्लैश, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अमित स्लैश अमित। ध्यान दिया आपने, अभी भी क्या आया? वेलकम अमित। मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, तो इट इज सेइंग इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कर रहे हैं लॉगिन टू अमित स्लैश समथिंग, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये इंस्पिरेशन मिलती है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो जस्ट गो टू द अमेजॉन पे जाते हैं। अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मोबाइल्स में किसी मोबाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ नजर बनाए रखना। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा पैरामीटर है? किस टाइप का पैरामीटर बोलेंगे सब? ध्यान दो, पाथ है, क्वेरी है? क्वेरी है, क्वेरी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेरी है, ठीक है ना। और आप अगर फोकस करो आप सब लोग, तो आपको समझ आएगा क्वेरी पैरामीटर हमेशा होते हैं जब क्वेरी की जाती है। हमने क्वेरी करी है, मोबाइल्स लेकर आओ, तो मोबाइल लेने चला गया हो। तो अगर मेरे को बोलता मोबाइल्स की जगह एलईडी लेकर आओ, तो मैं एलईडी लिखता तो एलईडी आनी शुरू हो जाती। समझ रहे बात आप लोग? तो अगर मैं यहाँ लिखता टैबलेट्स, तो टैबलेट्स आनी शुरू हो जाती। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब अगर मैंने जाके मोबाइल्स लिखा तो मोबाइल्स आने शुरू हो गए। क्लैरिटी है सबको? तो इसका मतलब दैट्स अ क्वेरी। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फोकस करना, देखो क्या होता है। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस,
तो आप यहाँ देखना, यहाँ क्या आ रहा है, रेडमी नोट समथिंग ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ जाकर कोई आईफोन 11 लिख दूं तो कुछ लेकर आ पा रहा है, इसके पास होगा ही नहीं, पैरामीटर मैच नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसके डेटाबेस, तो इसका मतलब नहीं लेकर आया। तो या तो मेरे को पैरामीटर एग्जैक्ट पता हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इसके पास कोई ऐसा हो, नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब इसके पास कुछ और पैरामीटर होगा इसके लिए, तो अगर हम यहाँ जाके देख सकते हैं पीछे जाकर, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ चले जाते हैं तो हमें यहाँ समझ आ जाएगा। जैसे कि सपोज ये फोन आया, तो अगर आप ध्यान देना, एप्पल आईफोन 11 64 GB ब्लैक है इसके पास। तो अगर आप फोकस करो आप सब लोग, तो समझना जरा इस बात को बहुत बहुत ध्यान से, कि जब मैं यहाँ से किसी मोबाइल पे जाता हूँ, सपोज मैं सैमसंग चूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल आता है, किसका फोन आता है, ध्यान से देखा जाए amazon.in पे यहाँ जाकर मेरे पास जो यूआरएल्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये डायनेमिक है, और ये दिस इज कॉल्ड पाथ, ये पाथ है। यही इंस्पिरेशन मैंने यहाँ से ली कि भाई मैं भी तो ऐसे भेज सकता हूँ ना, लॉग इन टू अमित, जैसे वहां पर था लॉग इन, यहाँ था मेरे पास कि भाई मैं जिस पेज पे हूँ और उसके आगे एप्पल आईफोन, तो ये डायनेमिक था। ऐसे अमित डायनेमिक है, ऐसे ही राम भी तो डायनेमिक है। मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि जब भी तुम कोई रिसोर्स, ध्यान सुनो, जब भी तुम कोई रिसोर्स लेकर आओगे, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, इमेज, एक्सेल, ये सब रिसोर्सेज है। आप रिसोर्सेज हमेशा, जब भी कंप्यूटर में रिसोर्सेज देखते हो भाई, तुम लोग किसी फाइल पे जाते हो तो ऐसे जाते हो ना, सी ड्राइव के अंदर, एक्स फोल्डर के अंदर, वाई फोल्डर के अंदर, a.mp3। अब जरा ध्यान दो, ये भी तो ऐसे लग रहा है। तो इसलिए इन्होंने अमेजोन वालों ने भी ऐसे किया, इन्होंने बोला कि एप्पल 64 के अंदर फिर स्लैश करके फर्दर पैरामीटर्स जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो इट इज मोर लाइक कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, कोई रिसोर्स लेकर आ रहे हैं। रिसोर्स का मतलब होता है हमेशा पाथ। दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर इस स्टाइल में दिए जाते हैं। इट इज नॉट अ क्वेरी, क्वेरी क्वेश्चन मार्क से दी जाती है। तो आपको ध्यान देना है, गेट से डेटा लाने के दो तरीके हैं, या तो क्वेरी से काम करो या पाथ से काम करो, ठीक है। Node.js के पास पाथ का कोई सपोर्ट नहीं है, खुद करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। क्वेरी का सपोर्ट था, इसलिए हमने url.path से कर लिया था। देखो गाइस, कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट से डेटा लाने के देयर आर टू मैकेनिज्म, वन इज द क्वेरी पैरामीटर्स एंड वन इज द पाथ पैरामीटर। और बहुत सारे लोगों से आप बात पूछोगे ना कि कब क्वेरी यूज करते, कब पाथ, बहुतों को आंसर नहीं पता होता। तो आपको समझना है कि जब भी मैं ऐसी क्वेरी करूंगा, आई वांट टू सर्च मोबाइल्स, तो इसका मतलब जब भी मैं कोई सर्चिंग करूंगा तो इट इज ऑलवेज अ क्वेरी। When the result is there and I click on some resource, मैं किसी इमेज पे क्लिक करूंगा वो खुल जाए, मैं किसी फोल्डर पे क्लिक करूंगा वो खुल जाए, तो it is always a path. So there is a thing called path parameter. ठीक है गाइस, ये क्लियर है सबको? तो ये सब है ना, ये सोचो आप, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ सब प्रैक्टिस करना शुरू करते जाओ। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो भूल जाएगी वो डेवलपर बनेगा कभी, ठीक है। इसलिए समझना है कि जो मैं करा रहा हूँ अब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज की प्रैक्टिस करना, ठीक है, वरना नोड एक्सप्रेस नहीं आने वाला आप लोग। सर अब यूटिलाइज, देखो जी, पाथ का सिर्फ फंडा ये है कि पाथ पैरामीटर का पर्पस ये है कि जो भी पैरामीटर स्लैश से होंगे दैट इज पाथ पैरामीटर, जो भी क्वेश्चन मार्क से होंगे वो क्वेरी पैरामीटर है। तो जैसे कि आप सपोज ध्यान देना कि naukri.com पे आप गए, वहां जाके आपने मन स्टैक डेवलपर की जॉब सर्च करी, तो ये हमेशा क्वेरी ही कहलाएगी, समझ रहे हो। अब सपोज आप रिक्रूटर हो, आपने देखा कि मन स्टैक डेवलपर कितने हैं, तो आपके सामने एक लिस्ट आ गई, ठीक है, कंपनीज की, या मान लो आप जॉब ढूंढ रहे हो तो कंपनीज की लिस्ट, अगर आप रिक्रूटर हो तो कैंडिडेट्स की लिस्ट। तो आप जिस भी कैंडिडेट की फोटो पे क्लिक करके जाओगे तो इट इज लाइक अ पाथ, कि आप उसके अंदर चले गए, आपने क्वेरी नहीं करी, तो आप क्लिक करके क्या कर रहे हो, पाथ खोल रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो जैसे सिस्टम में जाके किसी फोल्डर पे क्लिक करके कुछ चीजें खोलना। तो अगर आप ध्यान दो कि पाथ पैरामीटर हमेशा कब दिए जाएंगे, when you have the list of resources and when you click it, it will get open. So it is always a path. समझ में आ रही है मेरी बात कि पाथ क्या कर रहा है, डाइजेस्ट है। और जब भी आप डेटा सर्चिंग की बात करो, मतलब क्वेरी, सर मतलब जब भी जैसे हम इनपुट वगैरह से सर्च करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, तो वो सर्च में आता है, और ये हमारे पास कोई लिंक्स ऑलरेडी दिए होते हैं, हम उस पर क्लिक करके जाते हैं, आगे आगे रेंडर करते रहते हैं, तो उसको बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सिस्टम जैसा इल्यूजन दे रहे हैं ना हमें, जैसा कंप्यूटर में सिस्टम में हम क्लिक करते हैं कि जिसमें अंदर चले जाते हैं, तो हम पाथ में जा रहे हैं अंदर, तो इट इज गिविंग द इल्यूजन। लेकिन आपको याद रखना है कि वो बिकॉज जो पाथ होंगे दीज आर डायनेमिक, एंड बिकॉज दीज आर डायनेमिक, तो उसे पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये वर्ड याद रखना है,
और जब भी क्वेरी से आए तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वर्ड याद रखना। कितनी आसान है देखो लाइन अब। और पहले देखो जरा जब हम सर्वर लिख रहे थे क्या क्या खुद बनाना पड़ रहा था। दैट्स वाई कोई भी बैठकर कंपनी में यूज नहीं करेगा प्योर नोड को, तो किसी न किसी का प्लग करके चलाएगा। लेकिन इंटर इस पे फोकस नहीं करेगा ज्यादा। इंट्रो बताए तो रट्टा लगा के आ सकता है, वो फोकस करेगा सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम पे बात करेगा अपना सर्वर लिख के देखो, इसलिए आपको पता होना जरूरी है उसको। ठीक है जी, ठीक है। अब साहिल का क्वेश्चन है हाउ वी आर गोइंग टू यूज पाथ वी HTML। कर सकते हैं उसे, वो कुछ खास काम है नहीं, समझना इस बात को थोड़ा सा कि जो HTML में होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, AHREF ऐसा लिखा होगा हम लोगों ने। और आप सबको समझना जब भी ए टैग होगा ना वो हमेशा गेट से रिक्वेस्ट करता है, रट लो उस बात को। जब भी ए पे आप क्लिक करोगे इट इज ऑलवेज अ गेट रिक्वेस्ट, इट नेवर बी अ पोस्ट, क्योंकि ए टैग से आप कुछ फिल तो करवाए रहे, पोस्ट का मतलब क्या था, कुछ चीजें फिल कराई फिर सबमिट की। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है ए टैग और सपोज यहाँ जाकर हमने लिख रखा है लॉगिन टू, ठीक है, और लॉगिन टू के साथ आप कोई वैल्यू भेजना चाहते हो, दिस वैल्यू कैन बी डायनेमिक। ध्यान सुनना, ये वैल्यू डायनेमिक हो सकती है, ठीक है। मैं हार्ड कोड लिख सकता हूँ, डायनेमिक कैसे हो जाएगी, जेएस के थ्रू फिल करा दूंगा इसके अंदर इनर, क्योंकि मैं HREF का सेट एट्रीब्यूट करूंगा, सेट एट्रीब्यूट में डाल दूंगा इसे, या मैं यहाँ से भी पास करा सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ से पास करा दिया राम राम, ठीक है। अब आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ इसका नाम देते हैं पाथ, ठीक है। अब देखना जरा, हम पहुंचते हैं लॉगिन पेज पे अपने, दिस इज द लॉगिन, इसे रिफ्रेश करो तो ये पाथ आ गया, वापस पे क्लिक मारो। आई होप समझ में आई बात है, ठीक है। और अगर आप इसे हार्ड कोड नहीं करना चाहते ये भी पॉसिबल है, इसको आप जावास्क्रिप्ट से खेल सकते हो उसके ऊपर। कैसे, इस पे एक आईडी दे दो और विंडो के लोड पे जाकर इसे फिलअप करके आ जाओ। तो मान लो मैंने इसे आईडी दे दिया और इसका नाम कर दिया लोड, और यहाँ से आई जस्ट डू द स्क्रिप्ट टैग और विंडो डॉट एड इवेंट लिस्ट लगा दिया इस पे, और यहाँ लगा दिया लोड, तो लोड पे मैंने लगा दिया एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन आ गया मेरे पास, ये मैंने लिख दिया फंक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से इसको पिक कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं जाता हूँ, क्या लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश, ये आगे जी लिंक, वैर लिंक कर देते हैं इसे, ये लिंक आया और लिंक का हमने पिक कर लिया जी सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या है HREF में जाकर हम लोगों ने ये वैल्यूज डलवा दी, ठीक है। ये भी किसी वेरिएबल में से आ सकते हैं, तो आप इसे किसी वेरिएबल में डाल दो, वैर नेम राम, इसको भी हार्ड कोड से बचाना है तो आप इसे टेक्स्ट बॉक्स से लिंक कर दो, ठीक है। और पासवर्ड में भी आप डाल दो राम, तो टेक्स्ट बॉक्स से निकाल लो इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ से हमने ली ये दोनों वैल्यूज, उसको भी निकालना है अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स, तो आप यहाँ से निकाल दो इसे। देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश यूजर आईडी, यहाँ आईडी भी दे दो, आईडी यूजर आईडी, ठीक है। आईडी पासवर्ड, इसे उठाओ यूजर आईडी को, क्या डाल दिया हमने यूजर आईडी, यही लाइन दोबारा से उठा लो, ये उठाया हमने हैश पासवर्ड, ठीक है। सब कुछ पुराना है जो मिक्स कर रहा हूँ, उसके साथ आपके पास क्या होगा, यूआरएल की भाई कहाँ पहुंचाना है उसे, तो आपने लिख दिया वैर, इसको नीचे रख लेते हैं बेटर, वैर यूआरएल में आपने लिख दिया, यूआरएल है बैकटिक में लिख देते हैं बेटर है, बैकटिक, ये बैकटिक लगाए, या लिख दिया यूआरएल है लॉगिन टू, और लॉगिन टू के साथ डॉलर करली ब्रैकेट नेम, ठीक है ना, और उसके आगे भी क्या स्लैश और फिर स्लैश, ये पूरा डायनेमिक हो गया, और डॉलर करली ब्रैकेट PWD, मेक सेंस, ये आ गया सब कुछ। लिंक में जाकर आपने क्या किया, यूआरएल डाल दिया, ये हो गया जी डायनेमिक। अब आप यहाँ से हटा दो चाहे, ठीक है, ऐसा लिखा है आपने। अब आ जाओ आप पीछे बैक, इसे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके राइट क्लिक कर लो, पहले इंस्पेक्ट कर दो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अच्छा ये गड़बड़ रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी यार मेरे से, डॉट वैल्यू मैंने लिखा जल्दबाजी में, तो मुझे लिखना चाहिए डॉट वैल्यू, ताकि दोनों की वैल्यूज आ जाए निकल कर, ठीक है। तो अगर हम इसे रिफ्रेश करके देखें तो दोनों पे खाली आ रहा है इस मूवमेंट पे, तो अगर आप चाहते हो कि ये भर जाए, फिलअप हो जाए, तो आप किसी बटन क्लिक पे कर दो, ठीक है। या फिर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, वैल्यू राम,
वैल्यू राम, ठीक है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। तो डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, तो अगर हम इसे रिफ्रेश करें यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा राम राम लिखा हो बाय डिफॉल्ट, यहाँ फिलअप भी राम ही है। क्लिक किया आपने, यहाँ पहुंच गया। आई होप ये समझ में आएगी बात साहिल को कि डायनेमिक पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये HTML के थ्रू पास हो गए। इंपॉर्टेंट बात ये है, डेटा लेने के दो तरीके समझ आ गए, वन इज द क्वेरी, वन इज द पाथ, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ इससे। तो ये हम लोगों ने सीख लिया गेट वाला तरीका। अब बात आती है इसके साथ पोस्ट की। तो पोस्ट को यूज करने के लिए पोस्ट का सपोर्ट अगेन थर्ड पार्टी है। तो पोस्ट पे जाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से पहुंचना होगा npm.js पे, ठीक है। यहाँ हम पहुंचते हैं npm.js पे और यहाँ से हम सर्च करते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉडी पार्सर, ठीक है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉडी पार्सर। आप इसे यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस पार्सर नाम की चीज भी है, ठीक है, नए एक्सप्रेस ने बना रखा है। तो आप बॉडी पार्सर भी यूज कर सकते हैं। बॉडी पार्सर बहुत पॉपुलर है, अगर आप देखो तो डाउनलोड बहुत ज्यादा है। क्लिक करते हैं, बॉडी पार्सर कॉपी हो गया। अब बॉडी पार्सर का काम है सिर्फ ऐसा डेटा लेना जो पोस्ट से आता है। और पोस्ट से याद हो आप लोगों को डेटा लेना कितना मुश्किल था। रिक्वेस्ट डॉट ऑन लगाते थे, स्ट्रीम लगाते थे, डेटा आता था, चंक में आता था, चंक डेटा को उठाते थे, उसको भरते आते थे। एंड में जब एंड हो जाता था, एंड वाला इवेंट चल जाता था, चंक पूरा भर चुका होता था। जब पूरा चंक का डेटा आ जाता था आपके पास, देन यू विल डू क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर पार्स नाम का मेथड होता था, वो आपका ऑब्जेक्ट होता था। ये सब नहीं करना, उसकी जगह है ये वर्ड बॉडी पार्सर। इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लो, ये भी मिडलवेयर है, ठीक है। अब बॉडी पार्सर को कब लगाना पसंद करोगे, सोचना जरा। अब मुझे खुद बताना कि बॉडी पार्सर को कब लगाओगे। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या मॉर्गन से पहले, क्या मॉर्गन के बाद, क्या लॉग से पहले, क्या लॉग के बाद, क्या एक्सप्रेस से पहले, क्या एक्सप्रेस के बाद, क्या यूजर आउट से पहले या उसके बाद, या ऑर्डर आउट्स के बाद या उससे पहले, या नहीं? जल्दी बताओ कहाँ लगाओगे। और इसके लिए दिमाग लगाना है बस, कोई रट्टा नहीं है। तो बस मैं ये लिख के छोड़ रहा हूँ कि मेरा बॉडी पार्सर तो आगे लगाना कहाँ पर है, इसे मिडलवेयर में, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। बॉडी पार्सर का काम क्या, ये सोचो ना। बॉडी पार्सर का काम क्या है, पोस्ट से डेटा लेना। पोस्ट से डेटा कौन लेगा? तो स्टैटिक फाइल्स तो होनी चाहिए ना उसके लिए। हाँ, तो स्टैटिक फाइल से पहले या बाद में? सर स्टैटिक के बाद, क्योंकि स्टैटिक फाइल पे जंप करें तो ही तो पोस्ट पे जा पाएंगे। हाँ, तो अब समझना कि स्टैटिक फाइल तो पोस्ट करेगी, उसको तो यूज नहीं करना ना, तो उससे पहले लगाने का तो मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पहले तो नहीं है ना, उससे पहले तो लगाओगे ना। स्टैटिक फाइल्स तो HTML फाइल्स है, उन्हें पोस्ट करना है, उनके लिए किसी काम का नहीं है। पोस्ट तो किसको रिसीव करना है, इसको, यूजर आउट्स को, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में से निकालेगा डेटा को, उसे चाहिए। मॉर्गन को जरूरत नहीं है। मॉर्गन अगर ये डेटा दिखाने लग गया कि यूजर आईडी क्या आ रहा है, पासवर्ड क्या आ रहा है, फिर तो बस, फिर तो मजा आ गया सब डेवलपर्स के। फिर तो हमको ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे बैंकिंग वगैरह की, वहां पर हम पासवर्ड निकालेंगे किसी भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का, है ना। तो इसलिए फिर मॉर्गन रिक्वेस्ट डॉट मेथड में गेट पोस्ट नहीं दिखाएगा, वो गेट ही दिखाएगा हर चीज को। नहीं, वो पोस्ट देगा, लेकिन वो सिर्फ ये देगा किस यूआरएल के लिए, अंदर का पासवर्ड थोड़ी दे देगा, समझ लो। वो कोई पासवर्ड थोड़ी दे देगा, छाप देगा कि पासवर्ड ही छाप देता लॉग में। और ये समझना, पासवर्ड छापना लॉग में इज अ क्राइम इन कंपनी। अगर तुम अपने किसी कंपनी में जाके लॉग में जाके पासवर्ड छापने कर तो सकते हो ना, कोशिश कैसे कर सकते हो, खुद का लॉगर लिखकर उसमें जाके रिक्वेस्ट तो मिलती है, रिक्वेस्ट में से निकाल लेना और छाप दो पासवर्ड्स को। लेकिन समझना, एक ऑडिट टीम होती है जो चेक करती है कि कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे। पता चले क्रेडिट कार्ड के CVV नंबर आप लोग अपने पास रखे जा रहे हो, कार्ड नंबर भी रख लेते हो, उसका डेट भी रख लेते हो, और रात को जाके सारी ट्रांजेक्शन करते रहते हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं कर सकते ना हम लोग। इसलिए एक ऑडिट टीम बैठी होती है आपके साथ जो ऑडिटिंग करती है कोड में, वो लॉग्स पढ़ती है आपके कि लॉग्स में ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली बात है, हम इन लॉग्स के बाद ही सब कुछ काम करेंगे। तो यहाँ जाएंगे देखो इस जगह, एंड फ्रॉम हियर आई विल यूज अ वर्ड कॉल्ड app.use, और app.use में आई विल यूज अ वर्ड कॉल्ड बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर में एक मेथड मिलेगा URL इनकोडेड। URL इनकोडेड का मतलब आप सब समझते होंगे कि कभी भी अगर हम यहाँ ध्यान देना, जैसे सैमसंग वाले पे गए और यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ सैमसंग मोबाइल स्पेस करके और स्लैश, तो आप सबको पता है %20 आता है। दैट इज अ URL, ऐसा इनकोड हो गया था। दैट्स व्हाई देयर इज वर्ड कॉल्ड URL इनकोडेड।
तो यूआरएल इनकोडेड से आप क्या कर पाते हो, आप जो भी यूआरएल आ रहा है तो वो एक डिकोडेड है, हम उसे इनकोड करके उसमें से डेटा निकाल पाएंगे। दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, अगर कोई स्पेसिंग आ रही है तो उसे काम कर सकता है। और इसके साथ एक फंडा होता है एक्सटेंडेड फॉल्स। एक्सटेंडेड फॉल्स का मतलब होता है कि अगर बाई चांस किसी ने कोई बाइनरी स्ट्रीम भी भेज दी तो हम नहीं रिसीव करेंगे, बिकॉज हम गेट से बाइनरी स्ट्रीम के डेटा पे कभी काम नहीं करेंगे। तो अगर बाइनरी फॉर्म में डेटा आ रहा है तो वी आर सेइंग एक्सटेंडेड फॉल्स, वी आर नॉट गोइंग टू टेक सच बाइनरी काइंड ऑफ डेटा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा वो हमेशा क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड। तो जब भी बॉडी से डेटा आएगा, ध्यान समझना, जब भी पोस्ट से डेटा आएगा, पोस्ट से डेटा आने के सिर्फ दो ही तरीके होंगे यूनिवर्सली। तो जब भी आपके पास कोई भी डेटा क्लाइंट से आ रहा होगा और पोस्ट होके आ रहा होगा, तो ये क्लाइंट ने भेजा, सर्वर को भेजा, तो आप सबको याद हो डेटा कैसे आता है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये हमने देखा था, इक्वल टू मान लीजिए अमित एम्परसन पासवर्ड, और सपोज पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिया मैंने ब्रेन मेंटर्स। तो अगर हमें समझ में आया कि भाई ये जो वैल्यू है ये यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स की हो गई, ये पासवर्ड की हो गई, और ये सब किसके अंदर रैप होकर आता है, बॉडी के अंदर। ये सब हम लोगों ने देखा था पोस्टमैन से चलाकर। तो हम इसे बोलते हैं ये हमारा जो डेटा होगा ये यूआरएल इनकोडेड डेटा है। इसके बीच में स्पेस आ सकते हैं, तो %20 ये सब चीजें आ सकती है। तो एक डेटा तो ऐसे आ सकता है, एक डेटा ऐसा भी आ सकता है जेसन फॉर्म में। तो हम फ्यूचर का भी सोचेंगे कि हो सकता है हमारी एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड हो सकता है फ्लटर से कनेक्टेड हो। फ्लटर मोबाइल ऐप्स के लिए, मोबाइल ऐप्स में जितना भी डेटा जाएगा वो की वैल्यू फॉर्म में जाएगा, तो यानी कि जेसन जाएगा। तो अगर मोबाइल ऐप मेरे नोड से कनेक्ट हो जाए और वो डेटा दे मुझे, तो की वैल्यू फॉर्म में देगी। तो हमें समझ आया बॉडी में डेटा दो तरीके का आएगा, या तो इस फॉर्म में यूआरएल इनकोडेड फॉर्म में, या फिर हमारे पास की वैल्यू फॉर्म में। आई होप मेरी बात सबको समझ आई है। तो मैंने यहाँ ये तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं दोबारा ये लिखूंगा, फिर से लिखूंगा बॉडी पार्सर, और इस बार बोलूंगा कि इस बार जो डेटा आ सकता है वो किस फॉर्म में आ सकता है, जेसन की फॉर्म में भी आ सकता है। हाँ जी बताओ, सबको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, तो हमने दोनों तरह के डेटा पे काम करना शुरू कर दिया। अब बात आती है डेटा निकालने की। अब डेटा देखो कितने आसानी से निकलता है। तो डेटा निकालने के लिए बस मुझे क्या करना है, मैं पोस्ट पे गया, पोस्ट लिखेंगे कहाँ जाके, यहाँ जाके हम पोस्ट कर देते हैं, बस दैट्स इट। अब ये पोस्ट से जा रहा हो डेटा, तो यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा हो, अब देखो कितने आसानी से आता है। क्या करना है देखो, हमको एफर्ट समझना, क्योंकि अगर आपको वाला एफर्ट याद हो तो आपको पता होगा कितनी गड़बड़ थी वहां पर। तो मैं लिखूंगा वैर यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बस ये नया वर्ड है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ जाके स्पेसिफाई कर दूंगा व्हाट इज इट, यूजर आईडी where password request dot body dot password, if user id equals to password, so response dot send welcome post, और यहाँ जाके हम लिख देते हैं उसका नाम user id, else response dot send invalid user id। तो आपने एक ही चीज को तीन तरीके से देख लिया है, इसलिए भूलना नहीं है कोई भी चीज। ये हो गया जी तैयार अपना कोड। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ जाके हम लिखते हैं nodemon app.js, ये चला हमारे पास सर्वर। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ जाके हम लिख देते हैं localhost 1234 पे जाकर यहाँ पहुंचे, ये लिखा हम लोगों ने, लॉगिन पे क्लिक किया, ये खुला अपने पास। यहाँ जाके मैं लिख दिया अमित, यहाँ स्पेसिफाई करते हैं अमित लॉगिन, देखो जी लॉगिन गया, ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ नहीं आ रहा, वेलकम पोस्ट अमित भी आ गया। समझ में आया सबको कितना आसान कर दिया? तो रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके उसमें से डेटा निकाल के, चंक में से निकाल के, एंड में जाके उसे पार्स करके सब खत्म। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस।
This conference will now be recorded. ठीक है, तो दैट इज अ 404 404 बनाने का तरीका सीख लिया हम लोगों ने, ये वाला लास्ट में, और 404 सबसे लास्ट में लिखना है विदाउट कंडीशंस, कि अगर कोई भी कंडीशन मेट नहीं होती तो सबसे आखिर वाला रिस्पांस भेज दे, और वो इंग्लिश रिस्पांस लिख दे हमारे। आई होप गाइस सबको समझ में आ गई बातें। मैं एक मिनट फिर से कॉपी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसमें चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। सर तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वही हायरार्की है कि हम लिखते कैसे हैं, किसको कैसे पोजीशन करते हैं। लेकिन मैं उसके साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बैचेस पढ़ाता हूँ ना, बच्चे याद रख लेते हैं, मैं कहता हूँ याद का ही मतलब समझ लो कि कौन सी चीज क्यों आ रही है, उसका रीजन है ना हर चीज का। तो सोचो अगर मैंने भी याद रख रखा होता तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम आती ना, तो मैं समझ लिया कि कौन से ऑर्डर में क्या लगेगा, और ये बिल्कुल कोड देख देख के आपको समझ आता जाएगा कि कौन से ऑर्डर में क्या लगेगा हायरार्की वाइज। ठीक है जी, तो अब मैं इस कोड को आपको शेयर कर रहा हूँ, ये कोड आप लोग जरूर वॉक थ्रू करके आना, तो फिर क्लैरिटी काफी आ जाएगी आप सबको। तो अभी क्योंकि अभी हम धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि जैसा हो रहा है बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बिल्कुल उनके आसपास पहुंचे। ठीक है जी, साहिल का क्वेश्चन है माइक्रो सर्विस लिखना है। यार साहिल, सबसे पहली बात ये है, माइक्रो सर्विस पता है क्या? क्योंकि सवाल तभी आया है, सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि माइक्रो सर्विस लिखना और ये अपनी एपीआई लिखना मतलब एक ही बात होती है, अलग अलग चीजें हैं? देख असल में यार सिर्फ हम सीखते हैं वेब सर्विस लिखना। माइक्रो सर्विस का पर्पस क्या है? इट इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस, समझ लो, इट्स ऑल अबाउट द अरेंजमेंट, हाउ यू डिप्लॉय इट ऑन द सर्वर। तो सर्वर लेवल पे जो हम अरेंजमेंट करते हैं दैट इज बेसिकली द माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, किसी चीज का आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं हम पूरे तरीके से। ठीक है, कोड वाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज, इसका मतलब देयर इज नो थिंग कॉल्ड कि हम ये लिखेंगे तो माइक्रो सर्विस बन जाएगी। तो हम सिर्फ वेब सर्विस बनाएंगे, फिर हम उस कोड को इतने अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट करेंगे वो माइक्रो सर्विस की तरह काम करना शुरू। क्लियर है सबको? तो माइक्रो सर्विस पढ़ेंगे जब हम असल में खुद की चीजें बिल्ड करते हैं। विदित भाई मोनोलिथिक क्या चीज है पता है? इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ, ये तो वर्ड बाउंसर मत मारना, पता है तो पूछो मोनोलिथिक क्या है, क्या चीज है मोनोलिथिक? ये जो हम लिख रहे हैं ये तो मोनोलिथिक है कि एक ही सर्वर है और वो सब कुछ करी जा रहा है, लॉगिन भी करी जा रहा है, सब कुछ करी जा रहा है एक ही सर्वर। कर तो रहे ना मोनोलिथिक भी बनती है ना एप्लीकेशंस। तो अब अगर सर हमारी वही एप्लीकेशन मतलब स्मॉल है, अगर हमारी एप्लीकेशन स्मॉल है तो मोनोलिथिक बना लो, अगर बहुत लार्ज है तो फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो जाएंगे। ठीक सर है, वैसे लेकिन तो शुरुआत शॉपिंग तो सर माइक्रो सर्विस बेस्ड ही होनी चाहिए ना। डिपेंड है यार, ये डिपेंड है कि कैसे लिखी हुई है वो एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मोनोलिथिक पता नहीं है तो फिर माइक्रो सर्विस पे कैसे पहुंच जाओगे, आर्किटेक्चर कैसे कर दोगे अच्छा, ये समझो पहले। आर्किटेक्चर अच्छा करने के लिए पहले एप्लीकेशन तो बनानी होगी दोस्त, तब जाके हम इसे कुछ बड़े बड़े वर्ड यूज करेंगे ना। जब उसको माइक्रो सर्विस में ना तो सर्विस बनानी आती है तो माइक्रो तो अलग ही होगी। तो सबसे पहले तो मैंने बोला ना कोर्स डिवाइडेड है, वेबसाइट पढ़ो पहले, फिर वेब सर्विस पढ़ो, फिर नेटवर्किंग। ठीक है जी। सर एक और चीज बता दो, जो एक्शन वाला जो होता है ना HTML के अंदर, ये क्या करता है? मतलब क्योंकि हमने सिर्फ स्लैश लॉगिन लिखा है और मतलब वो W3 स्कूल पे लिखा था कि आपको जिस साइट पे सबमिट करना है, मतलब जिस जगह पे सबमिट करना है आप उस जगह का रूट दोगे तो वो उस जगह अगर पे ले हम जाएगा। स्लैश लॉगिन लिख रहे हैं तो करंट यूआरएल में जाके लिखेगा ना। अगर तो स्लैश लॉगिन हटाकर लिख दे http www.google.com तो वहां जाके सबमिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यानी कि या तो एब्सोल्यूट यूआरएल होगा या रिलेटिव हो तो करंट में जाके ढूंढेगा। तो मतलब जिस सर्वर ने फाइल सर्व करी है उसी के पास उसकी हैंडलिंग का कोड भी पड़ा है रिक्वेस्ट की। 1 2 3 4 में बैठे हैं ना हम, तो लोकल 1 2 3 4 में जाके ढूंढेगा। ठीक है, अगर हम फुल फ्लेज लिखते हैं तो वहां जाके ढूंढता, तो अगर मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ तो उसे पता है ना 1 2 3 4 के आगे स्लैश लगाना है। ठीक है, ठीक है। और सर एक डाउट इसमें और है कि अगर हम जैसे आपने एक चीज बताई थी ना कि हम गेट नंबर्स बनाते हैं, जैसे पोर्ट नंबर होता है वो हमारा गेट नंबर होता है सर्वर का,
कि इस गेट पे ये चीज मिलेगी, उस गेट पे दूसरी चीज मिलेगी। तो सर अगर हमें नए गेट नंबर डिफाइन करने हो, जैसे कि हमें पोर्ट नंबर नया डिफाइन करना हो, तो क्या हमें सर्वर का नया वो बनाना पड़ेगा या फिर हम लिसन से ही दूसरा पोर्ट नंबर करेंगे तो बन जाएगा? हमें सर्वर नया क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एक सर्वर तो चला रहे हैं 1 2 3 4 पोर्ट पे, तो दूसरा सर्वर चलाएंगे किसी और पोर्ट। तो मतलब मशीन हमारी सेम रहेगी, आईपी सेम रहेगा, बस पोर्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, वो 10-15 जितने बजे इंस्टेंस चला रहे। हाँ, और सर अगर इसमें फिर ये दिक्कत नहीं होगी कि अगर हमारा एक फट गया कोड, मतलब कि suppose कि किसी पोर्ट पे कोई एरर आया, मतलब कोई रिक्वेस्ट हैंडल नहीं और फट गया, तो सर वो जो दूसरा पोर्ट है वो बंद हो जाएगा। क्यों? वो तो अलग एप्लीकेशन हो गई ना यार। सर एक ही उस पर हम दो नोड कैसे चलाएंगे, क्योंकि हम तो एक ही लिख सकते हैं ना, जैसे नोड a.js और नोड b.js फिर कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अरे टर्मिनल खोल के दूसरा। अच्छा हम्म, ठीक है। ठीक है ना, जितनी बड़ी चला दो नोट, अलग पोर्ट। समझ आ गया। ठीक है जी। ये साइड क्वेश्चन नहीं समझा यार मैं, क्या लिखा है, रिक्वेस्ट कहाँ रिजॉल्व करनी है? नहीं सर, वो फॉर्म का जो एक्शन वाला बता रहे थे ना, वही उसका कह रहा था। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी कि जैसे अभी विदित ने रिसेंटली पूछा कि वो जो सर, जैसे हम पोर्ट पे कोई अपना इंस्टेंस चला रहे हैं, इसका यही मतलब है जैसे हमने अपने कंप्यूटर पे वीएलसी मीडिया प्लेयर के बहुत सारी खोल दी एप्लीकेशन, और इंडिपेंडेंटली हम उसमें क्या कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर है। वैसे जैसे उसने बोला कि एक इंस्टेंस अगर एक पोर्ट का खराब हो जाता है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि उसको अलग ही मिल रखी है अभी। ये समझ लो, ये मैं अगर मैं ऐसे बोलूँ तो हम ये सोचें कि वीएलसी प्लेयर भी चला रहे हैं और विंडो का मीडिया प्लेयर भी चला रहे हैं, तो दो अलग अलग चीज होगी हमारे लिए चलनी। क्योंकि हम अगर दो अलग अलग पोर्ट चला रहे हैं तो उसका मतलब हम दो अलग एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो अलग नेचर के दोनों एप्लीकेशन, तभी हमने दो पोर्ट रखे होंगे उसके। लेकिन अगर वो एक ही नेचर की होंगी तो हम उनके 5 इंस्टेंस चलाएंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग। ठीक है सर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक अगर कोड खराब हो भी जाए तो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत सारे हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूट तो एक जेनरिक वर्ड है, अब हम उसे कैसे आर्किटेक्चर करते हैं ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। यानी कि अब हमारी अगर एप्लीकेशन बहुत ग्रो हो रही है तो हमने उसे अलग अलग छोटे छोटे सर्वर्स पे क्लस्टर कर दिया है, उसके ऊपर एक लोड बैलेंसर बैठ सकता है जो लोड को शिफ्ट करेगा इन सब बेसिस पे, तभी तो AWS जैसी चीजें सामने आ गई आजकल बहुत। ये सब चीजें बड़े आसानी से कर देता है। फिर अगर ये 4 भर गए फिलअप हो गए तो 5वां अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, ये मजेदार चीज है, 5वां अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। लोड कम हो गया तो ये 2 अपने आप ही डाउन हो जाएंगे, सिर्फ 3 पे रह जाएगा लोड। तो सारी चीज मैनेज करवाया था AWS। ठीक है, मैं बिना AWS के बताऊंगा आप लोगों को ना कोड से, तो आपको तो नोड लेवल पे करना है क्योंकि आप तो नोड का इंट्रो क्रैक कर रहे हो। लेकिन आजकल ये AWS के पास चार्ज इन सब चीजों को, पेड है सारी चीजें, क्लियर है। तो इसी को हम क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा करते हैं। यानी कि अगर डेवलपर खुद का डोमेन खरीद के खुद की आईपी खरीदता है तो नोड पे ही लिख सकता है वो सब कुछ अपने लेवल पे ही और बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार करते नहीं यार, सही बात बताऊं ना, AWS की सर्विस इतनी चीप है कि क्या बताऊं, डेवलपर बहुत महंगा है। तो 3-4 साल एक्सपीरियंस जाएगा, लाख रुपए डेवलपर बनता हूँ, 1 लाख रुपए हर महीने देने, इससे बेटर है कुछ डॉलर्स पे करके सर्विस यूज कर लो। ठीक है, इसलिए नोड के लॉजिक्स पे ध्यान दिया जाएगा हम लोगों से, मतलब हमें जो करवाया जाएगा सर्विसेज API बनाने का काम ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको पता हो कि हाँ क्लस्टर्स ये सब चीजें मैनेज की जा सकती है अपने लेवल पे, अगर आप कोई इंट्रानेट बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है जी सर हेलो। हाँ जी सर एक next.js है, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट करिएगा क्योंकि उसको यूज करना हम लोग है भाई, JSP है तेरा, बस जो तेरा JSP काम करता है जावा में, वो काम करने के लिए नेक्स्ट है। रिएक्ट तो पढ़ रहा है, रिएक्ट कहाँ काम करता है, क्लाइंट पे सर्वर? रिएक्ट क्लाइंट पे सर। क्लाइंट पे ना,
तो अगर रिएक्ट को सर्वर साइड पे चलाना है तो नेक्स्ट है, ठीक है जी। सर नेक्स्ट नहीं, KNEX नेक्स्ट डॉट जेएस सर, कस्टम रिपोर्ट बिल्डर के लिए, रिपोर्ट बिल्डर डॉट जेएस। वो तो यार रिपोर्ट बिल्डिंग टूल है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले, के नेक्स्ट? हाँ KNEX नेक्स्ट नहीं सर, नेक्स्ट। के नेक्स्ट नहीं यार, मैंने यूज नहीं किया के नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि सर अभी हमारे यहाँ क्या था कि एक कस्टम रिपोर्ट बिल्डर टूल है कि दूसरे के डेटाबेस को एनालाइज करके और एक रिपोर्ट जनरेट करके देता था। तो अब क्या कर रहे हैं लोग कि पहले वो जावा में लिखा हुआ था, अभी नोड यूज करना चाहते हम्म, समझ गया मैं। बता क्या क्या कर रहा था तेरे को उसके अंदर। ये रिपोर्ट तो नहीं बिल्ड करता यार, केनेक्स जेएस की बात कर रहा है सर। हाँ हाँ, क्वेरी बिल्डर है सर वो, मतलब जैसे हमको रिपोर्ट नहीं, मतलब उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए डेटाबेस से तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना होगा ना सर। तो उसके लिए ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो हमें उसको फील्ड के नेम एक जेसन फॉर्मेट में भेज देंगे, उसका एक माइस्क्ल क्वेरी बना के देगा। हाँ, डायनेमिक क्वेरीज अगर इनको बिल्ड करनी है हाँ अलग डेटाबेसेस के लिए तो केनेक्स जेएस हाँ उसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं, सिर्फ जावा को ढंग से करके रख, बस बने बनाए एपीआई, इसको बस उन एपीआई को समझना है और लगा दे उसे। ओके ठीक है जी, चलो मैं इस कोड को मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके डाउट किया